लोकायत में आप सभी का स्वागत है और आज हम डॉक्टर धर्म कीर्ति जी से बात कर रहे हैं। और डॉक्टर धर्म कीर्ति एक लेजेंडरी अम्बेडकराइट हैं जो आगरा से चल के दिल्ली पहुँचे और डॉक्टर अम्बेडकर को उनको जानने का, नज़दीक से समझने का भी मौका मिला। डॉक्टर धर्म कीर्ति जी, ये बताइए कि आप डॉक्टर अम्बेडकर से कब आपने उनको देखा था? ऐसा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से तो हम लोग जो हैं नाम सुना था, काम भी देखा था। 1946 से परिचित थे। जब लखनऊ में सत्याग्रह हुआ तो सत्याग्रह में हमारे बड़े भाई साहब भी गए थे, दादी भी गई थी और गांव से एक बहुत बड़ा जत्था गया था। तो आश्चर्य होगा कि 1946 में ही बाबा साहब आगरा में आए हुए थे। सुहास पार्क में उनका बहुत अच्छा स्वागत किया था। जी। उन्होंने सामाजिक क्रांति के लिए, शैक्षिक क्रांति के लिए बहुत अच्छा भाषण दिया था और उसका ये प्रभाव पड़ा था कि बाबा साहब से घर घर का एक एक सदस्य परिचित हो गया था। तो उस समय मेरी उम्र जो थी करीब करीब 5-6 साल की रही होगी। तो हमारे पिताजी और भाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो गांव में एक स्कूल था, उस स्कूल में जो गांव के युवक थे, बच्चे थे, सब इकट्ठे होकर के बाबा साहब के बारे में गीत गाया करते थे। उनकी विचारधारा के बारे में भाषण दिया करते थे। तो उसका प्रभाव जो है वो हम लोगों पर बचपन से ही पड़ा। अच्छा। हाँ, और आपको आश्चर्य होगा, उसका प्रभाव ये हुआ कि जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो हमने एक ग्राम विद्यार्थी संघ की स्थापना की थी। जी। तो उसमें गांव के जितने भी लड़के थे, छात्र थे, छात्राएं थीं, वो एक जगह इकट्ठे होकर के बाबा साहब के बारे में क्या क्या बातें बतानी हैं वो बताया करते थे। कैसे सुधार करना है, कैसे शिक्षा का प्रसार और प्रचार करना है वो बताना है। और आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में और अभी भी जहाँ पर हमारे लोग रहते हैं वहाँ पर शराब का, जुए का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो उसके विरुद्ध भी हम लोग भाषण दिया करते थे। अच्छा। कि ये ठीक नहीं है, अनुचित है, बच्चों को पढ़ाइए, पैसे जो बचे हैं उससे मकान बनाइए, अच्छे अच्छे बिजनेस कीजिए, लेकिन ये शराब वगैरह छोड़िए। जी। तो हमने ये बचपन से काम शुरू किया। पहली चीज़ें जो दब के हो रही थी अब खुल करके हो रही हैं। तो ऐसे हालात में जो राजनीतिक दल हैं, जो खास करके दलित बहुजन नेतृत्व करते हैं, उनके कौन साथी हो सकते हैं? क्योंकि एक बड़ी समस्या है आज की परिस्थिति। जब हम बोलते हैं वामपंथी, आप बोलते हैं कि आप जो है मार्क्स और लेनिन को भी पढ़े हैं और उनके विचारों से सहमत हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में अम्बेडकरवादी और बहुजन जो समूह है, उनको जो है वो कम्युनिस्ट पार्टियों से या वामपंथियों से बहुत बहुत सीधे सीधे उनकी परेशानी है। क्या आप कहना चाहते नहीं, हैं? उसका किस प्रकार के अलायंस बनाए? हाँ, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ। जी। जब मैं BR कॉलेज में पढ़ाता था तो आगरा में एक गुप्ता जी, नाम पूरा पता नहीं है, गुप्ता जी जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और बड़े माने जाने लीडर थे वो। तो मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, आज के दौर में, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कई लोग जो है वो बड़े राजनीतिक हित अपने देखते हैं, इसलिए किस प्रकार की पार्टियों में चले जाते हैं, जैसे भाजपा में चले गए और फिर आपको तो ऑफर मिला, आप नहीं गए। आज जो पूरा दौर है देश में, एक तरफ तो जो हिंदुत्व की शक्तियाँ हैं जो बिल्कुल मनोवादी राज देश के अंदर वापस लाना चाहती हैं, ये तो हकीकत बात है। पूरे पिछले 3 साल में हम जो चीज़ देख रहे हैं, शिक्षा का भगवाकरण और जो पूरी तरह से जो परंपराएं हैं पुरानी, जिसमें किसी ज़माने में लोग थोड़ा सी उनसे घृणा करते थे या उनसे अपने को छुपाते थे, अब बड़े गौरवान्वित होकर के अपने ताल ठोक करके बोलने की मनुस्मृति सही है और वेद साइंटिफिक है और रामायण में ऐसा लिखा हुआ है। और जो मतलब पहली चीज़ें जो दब के हो रही थी अब खुल करके हो रही हैं। तो ऐसे हालात में जो राजनीतिक दल हैं, जो खास करके दलित बहुजन नेतृत्व करते हैं, उनके कौन साथी हो सकते हैं? क्योंकि एक बड़ी समस्या है आज की परिस्थिति। जब हम बोलते हैं वामपंथी, आप बोलते हैं कि आप जो है मार्क्स और लेनिन को भी पढ़े हैं और उनके विचारों से सहमत हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में अम्बेडकरवादी और बहुजन जो समूह है,
उनको जो है वो कम्युनिस्ट पार्टियों से या वामपंथियों से बहुत बहुत सीधे सीधे उनकी परेशानी है। क्या आप कहना चाहते नहीं हैं? उसका किस प्रकार के अलायंस वो बनाए? हाँ, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ। जी। जब मैं BR कॉलेज में पढ़ाता था तो आगरा में एक गुप्ता जी, नाम पूरा पता नहीं है, गुप्ता जी जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, वो बड़े माने जाने लीडर थे। वो आगरा की कलेक्ट्री कचहरी के सामने ऊपर खड़े, लाइट तो जल लेना इस पे। आगरा की कलेक्ट्री कचहरी के सामने 10-12 आदमियों के इकट्ठा करके भाषण दे रहे थे जी। और बड़ी जोर का भाषण दे रहे थे। और मैं कॉलेज से आ रहा था तो मैंने कहा सुन लो ये भी क्या कह रहे हैं। जी। तो मैंने उनकी बात सुनी और जब उनका भाषण ख़त्म हो गया तो मैंने कहा गुप्ता जी एक बात बताओ यार। कि बताइए, पूछिएगा। यानी कि बात ये है कि जहाँ पर ये मार्क्सवाद पैदा हुआ या लेनिनवाद पैदा हुआ वहाँ पर क्लास थी। जी। मार्क्स के ज़माने में क्लास थी। तो उन्होंने मैं अनुभव किया कि क्लास जो है वो समाज का संतुलन खराब कर रही है, इकोनॉमिक्स खराब कर रही है। तो उन्होंने क्या कहा कि वो क्लासलेस सोसाइटी होना चाहिए। जी 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 जी। जो एक्सप्लॉइटेशन को बंद करने के लिए ज़रूरी है कि क्लासलेस सोसाइटी की हाँ स्थापना जी की जाए। हाँ जी तो एक और बात आपको नहीं बताए हैं हाँ। कि चूँकि बाबा साहब विकास की बात करते थे, शिक्षा के प्रसार और प्रचार की बात करते थे और उन्होंने बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति की। तो उस समय हमारे गांव में और गांव के चारों तरफ और दूसरे गांव थे, उसमें आर्य समाज का बड़ा बोलबाला था। अच्छा। तो पिताजी आर्य समाज की तरफ भी आकर्षित हुए और उसका प्रभाव ये हुआ कि जब हम लोग जो है पढ़ते थे तो आर्य समाज में संडे के संडे जाना, नामदेव में उनका एक बहुत बड़ा मंदिर था, वहाँ जाते थे। जी। और जाने का अभिप्राय ये भी था कि वहाँ अच्छी अच्छी बातें भी सीखते थे और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि वो मिठाई खिलाते थे। सच में एक दोने भर भर के जो है अच्छा। बूंदी देते थे तो चले जाते दौड़ते दौड़ते। हालांकि वो यज्ञ भी करते थे, हम लोग भी यज्ञ करते थे और जितने भी वेद मंत्र हैं उनका भी उच्चारण करते थे, वो भी जानते हैं, है ना। लेकिन उस आर्य समाज का ये प्रभाव पड़ा कि जितने भी समाज में पाखंड होते हैं, मूर्ति पूजा होती है, जी। उसके हम लोग कट्टर विरोधी हो गए और इतने ज़बरदस्त विरोधी हुए कि आपको आश्चर्य होगा कि जब बाबा साहब आगरा में गए थे तो वहाँ पर चक्कीपाट में एक वो है शिव मंदिर था। जी। तो हमने ये कहा कि भाई बाबा साहब कल आ रहे हैं, ऐसा कीजिए शिव मंदिर की जगह पर बाबा साहब से कह कर के रिक्वेस्ट करके कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति रखवा दें, है ना। मूर्ति की स्थापना करवा देंगे तो ये बुद्ध विहार बन जाएगा। तो उस बस्ती के लोग जो थे दो भागों में बट गए। एक तो कहने लगे कि नहीं साहब, हमारा शिव मंदिर ही रहेगा, और दूसरे हम लोग जो प्रोग्रेसिव लोग थे उस समय कहा नहीं नहीं, हम तो भगवान बुद्ध की मूर्ति रखवाएंगे बाबा साहब से, ये तो ऐतिहासिक मंदिर हो जाएगा। आश्चर्य होगा कि हमने सोचा कि चलो अब यहीं रह जाते हैं। तो रात में हम उसी दिन जी। मंदिर में ही टिक गए। सब लोग सो रहे थे, वो मंदिर में से शंकर की वो थी ना, वो ऐसे ऐसे पत्थर, हाँ जी। उनको थैले में भर के सामने कुआं था, कुएं में फेंकाए। सोए सब जागे तो वहाँ लोग ताज्जुब करने लगे वो मूर्ति कहाँ गई। हमने कहा भैया हम तो सो रहे हैं, हमें पता नहीं कौन ले गया। फिर लोगों ने पंचायत की कहा अच्छा कोई बात नहीं है, वो तो चली गई चली गई, चलो यहाँ पर बाबा साहब आ रहे हैं, उनके हाथ से ही ये बुद्ध विहार बनवा दो। तो आपको आश्चर्य होगा, बाबा साहब गए, ये 56 की बात है। 56 अच्छा, में मतलब गए। अब ये उनके जो बौद्ध धर्म में आने के बाद की बात हाँ बौद्ध नहीं, बौद्ध धर्म में आने के पहले की बात है। मतलब। अच्छा। हाँ बाबा साहब ने रामलीला के मैदान में ये तो घोषणा कर दी थी जी 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 जी। कि मैं अब बौद्ध होने जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। मैं बौद्ध होने जा रहा हूँ और आप लोग भी मेरे साथ में बौद्ध हो जाएं, लेकिन एक शर्त ये है कि आप बौद्ध धर्म को पढ़िए और उस पर चलिए। जी, मेरे कहने से मत आइए। हाँ मेरे कहने से मत आइए। और साथ साथ मैं आपसे ही नहीं लेकिन श्रवणों से भी कहना चाहूँगा अच्छा। कि आप भी बौद्ध अगर धर्म। आपको भारत का कल्याण करना है, अपना कल्याण करना है, तो बुद्ध के धर्म में आइए। अच्छा। बिना इसके आपका और देश का कल्याण नहीं हो सकता है। ये बाबा साहब ने रामलीला के मैदान में कहा अच्छा, था। क्योंकि ये बात अभी ज़्यादा लोग बोलते नहीं। मैं यही सवाल पूछ रहा था कि ये जो
जब हम बोलते हैं कि प्रबुद्ध भारत की हम परिकल्पना करते हैं, जो बाबा साहब ने कही थी, ये केवल दलितों के लिए बुरी थी या नहीं, सबके सवर्णों के लिए लिए भी कहा बुरा था, था? सबके लिए कहा था। और तो मैं वहाँ मौजूद था, उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से नहीं कह रहा, अच्छा, लेकिन इस बात को मैं सवर्णों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी कि बुद्धिस्ट बनिए। अगर आप अपना और देश का, मानवता का कल्याण करना चाहते हैं तो आप भी बुद्ध बनिए, बौद्ध हो जाइए, बुद्ध के अनुशीलन कीजिए, तभी कल्याण होगा, वैसे नहीं होगा। तो 1956 में जब बाबा साहब आए थे आगरा, तो आप उनकी उस सभा में हाँ मौजूद हाँ थे। जी हाँ, मैं वहाँ पर सभा में था। हम्म, और उसके बाद में आपको आश्चर्य होगा, उनका लेक्चर था रामलीला के मैदान में। वहीं आगरा में। हाँ, आगरा में। जी। और रामलीला के मैदान से लेकर के बुद्ध विहार जो था, करीब करीब आधा किलोमीटर होगा। पूरी सड़क और रास्ता जो थी गुलाब के फूलों से बिछा दिया था। अच्छा। हाँ, गुलाब के फूलों से बिछा दिया था। और ये उन्होंने आकर के मूर्ति की स्थापना की और संक्षिप्त भाषण भी दिया। और भाषण का सार केवल यही था कि आप बुद्ध की पूजा वैसे मत कीजिए जैसे कि हिंदू करते हैं। आपको ये चाहिए कि बुद्ध ने जो कहा है उस पर चलिए, तभी कल्याण होगा। पूजा करने से कल्याण नहीं होगा, समझे? जब तक वो पूजा हिंदुओं की पूजा हो जाएगी। जब तक बुद्ध के वचन पर नहीं चलेंगे तब तक आपका और देश का और समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। उस समय मैं मौजूद था वहाँ पर। तो जो आगरा में जो बाबा साहब अम्बेडकर को लोगों ने इतना प्यार दिया, और ये बोलते हैं कि महाराष्ट्र से ज़्यादा जो है, महाराष्ट्र तो उनका गढ़ था, जी हाँ, लेकिन जो महाराष्ट्र से बाहर अगर बाबा साहब अम्बेडकर को लोग ले गए हैं तो आगरा के लोग ले गए हैं। हाँ, तो ये क्या कारण था? ये शुरू से ही था या 1936 नहीं से वो पहले से? नहीं क्या वो कारण? ऐसा था, मैं बताऊँ। बाबा साहब ने जब अपना आंदोलन शुरू किया था, उसके पहले ही आगरा में जागृति थी। अच्छा। हाँ, ऐसी जागृति थी कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम्म, 2 ऐसे आदमी हुए, सेठ हुए। जी। एक का नाम था सीताराम मानसिंह, अच्छा। वो हमारे दूर के रिश्तेदार थे। अच्छा। उनकी जो पत्नी थी वो डेली जमुना जी में नहाने के लिए सुबह सुबह आती थी। और ये समझिए कि एक दिन वो जिसका घाट था, जिस लाला का घाट था, बनिया का घाट था, अच्छा। उस पर ही वो स्नान करती थी। अच्छा। और चांस की बात क्या थी कि सीताराम मानसिंह की जो पत्नी थी वो से क्या कहते हैं उसी टाइम पे पहुंची, और उसी टाइम पे वो घाट वाली पहुंची। तो वो घाट वाली जो थी बनैनी, वो कहने लगी कि पहले मैं नहाऊंगी, ये मेरे आदमी का घाट है। वो कहने लगी कि मैं नहाऊंगी चूँकि मैं पहले आई। आगरा की सबसे बड़े सेठ की बीवी हूँ। अच्छा। हाँ, इस बात पे होगी। तो जो बनैनी थी उसने कहा कि अगर तू नहाना चाहती है तो अपने आदमी से दूसरा घाट बनवा ले, जिसको मेरे आदमी ने बनाया है, मैं नहाऊंगी। जी। उसको ये बात खटक गई, बिना नहाए हुए वो घर आ गई। और हमारे गांव में एक कहावत है, यूपी में भी है, खटपाटी ले जाती थी पहले औरतें अपनी बात मनवाने के लिए। तो वो सेठानी ने आकर एक खटपाटी ले ली। सेठ जी आए, उन्होंने कहा क्या बात है कि ऐसे ऐसे बात हुई है, जब तक घाट नहीं बन जाएगा तब तक मैं रोटी नहीं खाऊंगी और पानी नहीं बस पीऊंगी। लेटे रहोगे। हाँ, सेठ जी ने कहा कि ऐसा है भाई, घाट बन जाएगा तुम खाओ पियो। कि नहीं नहीं, पहले घाट बनवाइए। अच्छा। चूँकि वो आदमी बहुत ही ज़्यादा मालदार थे, तो आपको आश्चर्य होगा कि उस आदमी ने तमाम मजदूर लगा करके उसी समय से जो उसी का घाट बनवाना शुरू कर दिया, और शाम तक घाट बन के तैयार कर दिया। अच्छा। हाँ, वो कितना मालदार आदमी था। और उसकी मालदारी का ये भी एक अनुमान है, ये भी एक बात है, उसकी दोस्ती महाराजा ग्वालियर से थी। अच्छा। तो महाराजा ग्वालियर ने उनको अपने यहाँ खाने पे बुलाया। तो जब गए तो महाराजा ग्वालियर ने चांदी के बर्तनों में उनको खाना दिया, खाना खिलाया। जब वो सेठ जी आए तो महाराजा ग्वालियर से कहा कि आप हमारे यहाँ दावत पे आइए। तो महाराजा ग्वालियर जब आए तो उन्होंने क्या कि चांदी की वो थी मेज थी, कुर्सियाँ थी, और सोने के बर्तन थे। सोने के बर्तन में खिलाए। अब वो ग्वालियर का राजा इतना प्रभावित हुआ कि वो अपनी ढाल और तलवार जो उनको दे गए, सौंप गया, है ना। और वो ढाल और तलवार आज भी उनकी हवेली के गेट पर जो है लगी हुई है। हालांकि हवेली नीचे से टूट गई है, नीचे से भी ऊपर उठी, लेकिन वो किवाड़ें जो है ना, वो पुराने ज़माने बड़ी होती थी ना, तो ढाल और तलवार अभी भी जो है वो लगी हुई है। अच्छा। हाँ, ये है उनकी घटना। और एक और किस्सा बताएं आपको, उनका मुनीम जो था बनिया था। तो एक दिन रक्षाबंधन का दिन था,
तो उसने अपनी बीवी से कहा कि आज तू सेठ जी के पास जा और अपनी वो राखी बंधवाइयो, राखी बांधियो तो सेठ जी से कुछ न कुछ मिल जाएगा। तो पुराने ज़माने आप जानते हैं कि सेठ जी में तो कुछ रखते नहीं थे। जी। वो घर के दरवाजे बैठ कर के मुँह हाथ धो रहे थे, वॉश बेसिन नहीं होता था। तो लोटे में पानी भर के मुँह धो रहे थे। इतनी देर में वो मुनीम जी की पत्नी आ गई। तो उन्होंने कहा, अरे कहो कैसे आई हो बहन? कि भैया मैं राखी बांधने के लिए आई हूँ। तो कह लो। तो उन्होंने सेठ जी ने जो है हाथ कर दिया, राखी बांधी। तो उन्होंने जेब में हाथ डाला, कुछ नहीं। अरे भाई मुनीम जी, हमारी जेब में तो कुछ नहीं है, ऐसा करो वो जमुना किनारे पे हमारी कोठी है, 2 शेर वाली, वो नाम कर दो भगवान जी। ओ वाह। आपको आश्चर्य होगा, वो कोठी जो है वो कई बीघे में थी। वो पूरी पूरी उससे क्या कहते हैं दान कर दी। और एक बार कैसा हुआ कि जब जमुना जी में बाढ़ आई तो कोई जगह ऐसी थी कि उसमें जो है वो पानी भर गया। और पानी इतना भरा कि वहाँ पर ये मुगलों के ज़माने का खजाना निकल आया। तो उसमें हीरे जवाहरात जाना क्या क्या निकले। सब पुलिस वाले लूटने लगे। तो इतनी देर मिलिट्री आ गई, चूँकि तो पैरा ब्रिगेड का सेंटर है, और सब माल भर आकर के इसमें उन्होंने रिजर्व बैंक में भिजवा दिया। इस तरह की क्रांति जो थी वो बाबा साहब के पहले की थी। अच्छा। हाँ, ऐसे ही एक और थे। ये तो मैं सीताराम मानसिंह की बात बताइए। एक यहाँ औलिया रोड के थे, है ना, उनका नाम मेरे ध्यान से उतर रहा है। तो उन्होंने एक लंदन से उस ज़माने में मील मंगाया था जिसमें तेल भी निकलता था। अच्छा। कपड़ा भी बनाया जाता था। उस सब जब फिटिंग हो गई तो उसका मुहूर्त होना था। तो उनके मुनीम ने कहा कि लाला जी कोई लड़का मंगाइए, बच्चा मंगाइए जी। कि क्यों? कि इसमें बलि देनी है, बलि देनी है, जब ही तो इंजन चलेगा जी। तो उन्होंने कहा, देख तू तो लड़के की बात कर रहा है, मैं इस पर चींटी भी नहीं मारूंगा। ये पता है किस बात का? ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे लोग जो थे प्राचीन काल से अहिंसावादी थे, बुद्ध के अनुयायी थे। उन्होंने कहा कि तू तो बच्चे की बात कर रहा है, अरे तू चींटी की बात करेगा, मैं चींटी की बलि नहीं चढ़ाऊंगा, बंद कर दो उसको। तो जो कम्युनिटी रिलेशन थे, जैसे आपने कहा कि सीताराम जी थे या जो बनिया थे, तो ये क्या रिलेशन अच्छे थे? हाँ, अच्छे थे। वो बात ये है, बनिया हमेशा जो है वो पैसे का यार होता है। अच्छा। जहाँ देखता है इसके पास पैसा है। हमारे गांव में कहावत है कि बनिया यार दबे को, हुक्का धरे तबे को। सुना है कि नहीं सुना है? बनिया यारी उस आदमी से करता है और हुक्का जो है वो तवे का भी रख देता है। हाँ। ये तवे का हुक्का रख के लाए, वो पियो महाराज, जहाँ से पैसा मिलता है ना। ये कौम ऐसी है। मौर्य जी एक बात कहते थे, बड़ी शानदार बात थी। वो कहते थे कि बनिया जो है ना हमेशा सत्ता में रहा है जी। अगर मुसलमान आए हैं तो उसको पैसा दिया, अंग्रेज आए हैं तो उसको पैसा दिया। तो उससे तो यारे जो है पैसे की और किसी की यारे नहीं है। तो छुआछूत नहीं करते थे हैं? छुआछूत नहीं। छुआछूत कैसे करेंगे? जिसका माल खा रहे हैं, जिसके कोठियाँ मिल रही हैं, सोने चांदी आ रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं था। समझे? सीताराम मांझी की एक और घटना बताऊँ। वो 2 घोड़े की बग्गी में चलते थे। अंग्रेज से जो कलेक्टर था वो 1 घोड़े की बग्गी में चलता था। तो लोगों ने कलेक्टर से कहा कि अरे साहब तो आपकी बेइज्जती करता है वो सीताराम मांझी, तो उसको बुलाओ। तो जब गए कि क्या बात है कि तुम 2 घोड़े की बग्गी में चढ़ते हो, कलेक्टर जो है 1 घोड़े की में चलता है, हम तुम्हें फाइन करते हैं। तो कुछ फाइन कर दिया। सीताराम मांझी ने क्या किया कि दूसरे दिन 4 घोड़े लगा दिए। मतलब हुजूर आपके पास पैसे की कमी है और मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं जो है 100 घोड़े तक लगा दूंगा। समझे? तो कहते अच्छा कोई बात नहीं है, आप जो है वो जितने घोड़े लगाना चाहे लगाइए। उन्होंने फिर वो फाइन करना बंद कर दिया। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबा साहब के आंदोलन के पहले से आगरा बड़ा जागृत था। जब बाबा साहब 1956 में नहीं 46 में जब आए थे शुरू में, तो उन्होंने बस्तियां देखी। बाबा साहब को लोगों ने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया। अच्छा। हाँ, तो बाबा साहब कहते थे अरे आगरा तुम मुझे कहाँ घुमा रहे हो? तुम बामन के घर घुमा रहे हो, बनिया के घर घुमा रहे हो। मैंने कहा बाबा साहब ये तो अपने ही हैं। कि अपने कैसे हैं? ये तो यहाँ तो बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनी हुई हैं और चांदी के बर्तन में खिला रहे हैं। तो मतलब ये है कि जिस समय बाबा साहब आए थे ना, उस समय के पहले ही
आगरा के जाटों में जागृति थी। तो मतलब आगरा के जाटव जो थे, इसका मतलब ये कि बिजनेस में थे शुरू हाँ, से लेकर। बिजनेस में थे। और बिजनेस का कारण क्या था कि चमड़े का। जी। ये आप जानते हैं ना, कच्चा चमड़ा हाँ जी। जब खाल उतारी जाती है तो वो मिलता है कौड़ियों में, और कौड़ियों में तो गांव में मुफ्त में ले जाते हैं। जी। किसी की गाय मर गई, बिल्कुल, भैंस मर गई, लाद के ले गए और निकाल करके भेज दिए। और जब उसको पका देते हैं ना, जब वो पक जाता है, टैनिंग हो जाती है उसकी, तो आपको आश्चर्य होगा, वही जो है वो सैकड़ों सैकड़ों रुपए बिकता है। इसलिए गांव में जो ये चमड़ा रंगने वाला होता है ना, उसे रंगिया कहते हैं। जी। रंगिया जो है बड़ा मालदार होता है। अगर किसी के रंगिया के यहाँ शादी होगी तो कि भाई माला माल हो गया, समझिए, माल मिलेगा, समझे ना। तो आगरे का जाटव जो था, एक तो चमड़े का काम करता था, दूसरे चमड़ा इसलिए ज्यादा था कि वहाँ मुसलमानों का राज रहा था। मुसलमान जो हैं वो गाय भी काटते हैं, भैंस भी काटते हैं, तो वहाँ चमड़ा बहुत होता था। तो उसे टैन करने के लिए, उसको पकाई के लिए भी लोग आए, इधर उधर से इकट्ठे हुए। फिर चमड़े का और भी सामान बनने लगा, जैसे पानी खींचने के वो डोल होते हैं, है ना, खेती के खींचने के वो बनते हैं, पराई बनते हैं, है ना, जूता बनता है। इस तरह से बहुत सी चीज़ें जो है, घोड़े की जीन बनती है। तो इस तरह से वो चमड़े का काम जो है वो आगरा में बाद में जूता और बैग हाँ, और दुनिया भर बहुत को एक्सपोर्ट होने लग गया। तो हाँ, तो इसकी वजह से जो है आगरे का जाटव जो है वो पैसे में बड़ा समान। लेकिन उस जाटवों के पास में जमीनें भी आनी शुरू हुई। अरे सर, जमीनें क्या, मैं बताता हूँ, हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे दादा तो जानते हैं, दादा के पिताजी थे, वो ठेकेदार थे। अच्छा, पहले ये है ना, आपकी डाबर की सड़क नहीं बनती थी, पहले कंकड़ की को बनती थी। अच्छा। है ना, खेतों में से जहाँ कंकड़ होते थे, कंकड़ खोदे और निकाले, उस पर डाल करके दुर्मट से कूटते थे और पानी डालते थे। तो इस तरह सड़क बनती थी। तो ये समझिए कि हमारे बाबा जो थे, उनके पिताजी ये इसका काम करते थे, सड़क कूटने का ठेकेदार थे, बहुत बड़े ठेकेदार थे। वो ग्वालियर है ना, मध्य भिंड मुरैना है, आगरा है, इस तरह के जो है इलाका था, वहाँ पर ये सड़क का काम करती, पैसा आता था। अच्छा। और आपको पता है कि जब सड़क कूट गई, कंकड़ निकल गया, तो जमीन बेकार चली गई। तो उस जमीन को जो है फिर वो मिट्टी भरभरा करके जो है वो खेती किया करते थे। अच्छा। तो इस तरह से हमारे फोर फादर्स पर जो काफ़ी ज़मीन थी। अच्छा। और आपको एक आश्चर्य की बात बताएं, एक गांव है हमारे यहाँ, उसको पदमा का नगला कहते हैं। तो पदम सिंह नाम का एक आदमी जो था, पेटी ठेकेदार था। जो बड़े ठेकेदारों के अंडर जो पेटी ठेकेदार होते हैं, जो छोटे ठेकेदार होते हैं, तो एक गांव की ज़मीन थी, और हमारे बाबा से कहने लगे कि ठेकेदार साहब, ये ज़मीन हमें ही दे दो, क्योंकि इसमें गड्ढे हैं, कंकड़ खुद गए हैं, ऊपर नीचे जगह हो रही है, गरीब आदमी मकान बना लेंगे। तो हमारे बाबा के जो पिताजी थे, उन्होंने कहा चलेगा। तो उन्होंने पूरी ज़मीन जो थी, कई एकड़ थी, उसके नाम कर दी, और उसका नाम था पदम सिंह। उसने जो है वहाँ पर गांव बसा दिया। अच्छा। उसने गांव बसा दिया, और उस गांव का नाम पड़ गया पदमा का नंगला। आज जो पदमा के नंगले के नाम से मशहूर है। और ज़मीन जो है वो हमारे बाबा के पिताजी ने मुफ्त में दान दे दी थी। तो इससे अनुमान लगा लीजिए कि लोगों के पास ज़मीन बहुत थी। तो इसका मतलब ये है कि जो आगरा में जो दलितों ने खास करके जो तरक्की की है, जाटवों ने जो तरक्की की है, वो चमड़े के काम और जमीन दोनों का रिलेशन, क्लोज रिलेशन है। बिल्कुल क्लोज रिलेशन है। क्योंकि अगर जमीन नहीं होती शायद आगे उतना नहीं, ज़मीन तो सब ज़रूरी है। बिना ज़मीन के जो है आदमी कैसे काम कर सकते हैं। कि उसे अनाज, जब हमारे यहाँ ज़मीन थी, देखिए, गेहूँ पैदा होता था, बाजरा पैदा होता था, अरहर की दाल पैदा होती थी, और चना पैदा होता था, मटर पैदा होती थी। तो ये समझिए, ये तो खाने पीने की चीज़ें तो वैसे ही आ जाती हैं, बाजार से ख़रीदना पड़ता था। कभी कभार तेल ले लिया, कपड़ा ले लिया, छोटी मोटी चीज़ें जो होती थी, ये समझो सब खेती से होती थी। और आज हम लोगों की जो स्थिति खराब हो रही है देहात में, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ज़मीन नहीं है इनके पास में, ज़मीन से अलग हो गए, और जिनके पास थी वो बेच बाज गए, बेच गए, खा गए, पी गए, शहरों की तरफ माइग्रेट हो गए, समझे। तो जो 1956 में बाबा साहब जब आए थे, तो उनका एक बड़ा ऐतिहासिक भाषण है आगरा के अंदर, जिसको लोग बहुत कोट भी करते हैं, पूछते भी हैं।
और उस पे वो बोलते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भी आ गए कि वो आंदोलन कर रहे हैं कि मैं इस आंदोलन को जहाँ तक लाया हूँ उसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत खड़े हो उसके। हाँ, ये तो हैं? बोला एक था। बहुत बड़ा बात बोली नहीं थी। नहीं, बाबा आप साहब ने उस तो बात से कितना सहमत हैं? नहीं आप नहीं वहाँ नहीं थे नहीं नहीं मौजूद? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, जिस समय बाबा साहब आए थे उस समय मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था। अच्छा। हम्म। और बाबा साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, उसमें ये भी बात कही थी, और ये बात उन्होंने रत्तू सिंह से भी कहा था। नानक चंद्र तू। नानक सिंह रत्तू का नाम सुना जी, होगा, जी, बाबा जी, साहब का पीए जी, था, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको भी कहा था। और ये बात आगरा में भी उन्होंने कही थी। हम्म, नानक सिंह रत्तू ने पूछा कि बाबा साहब आपका जनता के लिए संदेश क्या है, हम्म, आपका संदेश क्या है? हम्म, तो बाबा साहब ने कहा कि मेरे बाद में मेरे लोगों से ये कहना कि मैं इस कारवां को बड़े संघर्ष के बाद में यहाँ तक लाया हूँ। हम्म, अगर मेरे लोग इस कारवां को आगे नहीं बढ़ा सकें हम्म, तो वो इसे पीछे नहीं खिसकाएं, वहीं पर छोड़ करके अलग हो जाएं, है ना? जी, बिल्कुल। ये बाबा साहब ने कहा था। और बाबा साहब की एक और जो बड़ी बात कही थी, जिस पे आप कह रहे हैं कि उनके आंसू आ गए थे, बड़ा संवेग पैदा हो गया था, जी, जी, जी। वो ये था, उन्होंने ये कहा था कि मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि अगर तंबू में से बम्बू निकल गया, तंबू में से बम्बू निकल गया जी। तो तंबू का क्या होगा? जी। तो ये बात तो ठीक थी उनकी। उस जमाने में तो ये समझिए कि ये बात हुई थी कि तंबू में की से बम्बू निकल जाएगा तो क्या होगा, समझे ना? हम लोगों को भी अंधकार दिखाई देता था। लेकिन आज हमें इस बात की बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है कि बाबा साहब तो चले गए। अब बाबा साहब जैसा व्यक्तित्व तो पैदा हो ही नहीं सकता है। जी, बिल्कुल। क्योंकि बुद्ध के बाद में, मेरी मान्यता है, बुद्ध के बाद में अगर कोई भारत में पैदा हुआ है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हुए और कोई नहीं हुए, समझे ना? जी। क्योंकि उनका व्यक्तित्व जो था वो सर्वांगीण था, मल्टी डायमेंशनल था, जी, बिल्कुल। है ना? ऐसा आज तक किसी भी आदमी में नहीं पाया गया है। तो आपको आश्चर्य होगा कि बाबा साहब ने जो है वो उससे क्या कहते हैं, हम लोगों को काम दिए। उन्होंने साहिबाबाद में एक अम्बेडकर यूथ सेंटर की स्थापना की थी। अच्छा। उसमें हमने बुलाया था ज्ञानी जैल सिंह को, अच्छा। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। जी, जी, जी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री था। तो राजीव गांधी ने कहा था कि वहाँ पर बन जाइए, क्योंकि वो प्रोग्राम मौर्य कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, उसके अध्यक्ष जो मौर्य जी हैं, तो आप बन जाइए। जी। ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि चाहे मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरी डेड बॉडी जाएगी वहाँ पर। अच्छा। हाँ, लेकिन वहाँ मैं जरूर जाऊँगा। अच्छा। तो आपको आश्चर्य होगा, मौर्य जी ने मुझसे कहा कि ऐसा है कि ज्ञानी जैल सिंह आ रहे हैं, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, उसमें बताइए कि अम्बेडकर यूथ सेंटर क्या है। मैंने वो आप चिंता मत कीजिए, तो ये है ना आपका प्रेस क्लब। प्रेस क्लब में हम गए। अच्छा। तो हम प्रेस वाले आए, उनके खाने पीने का खूब जोरदार इंतजाम किया। तो वहाँ पर एक प्रेस वाला जो था वो बाबा साहब के गांव का रहने वाला था। अच्छा। हाँ, उसने भी सवाल किए और लोगों ने भी सवाल किए। तो जब खाने पे हम लोग थे तो उस प्रेस वाले उस रिपोर्टर ने मुझसे कहा कि देखिए, मैं बाबा साहब के गांव का रहने वाला हूँ, अक्सर जब दिल्ली में होते या बम्बई में होते तो मैं उनके दर्शन जरूर करने जाता। अच्छा। लेकिन वो अक्सर मुझसे ये कहते थे कि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन घर घर में अम्बेडकर पैदा कर जाऊंगा। मैं तो चला जाऊंगा, घर घर में अम्बेडकर पैदा कर जाऊंगा। कि आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बाबा साहब का जो वचन था, भविष्यवाणी सही उतर रही है। मैंने कैसे? कि देखिए, इन प्रेस वाले बड़ी बदमाश होते हैं। इन्होंने आपको घेरने के लिए तमाम ऊटपटांग सवाल किए, ऊटपटांग सवाल जी, किए। जी, जी, और आपने उनका उत्तर बड़ी शालीनता के साथ, बड़े दार्शनिक विचार के साथ, बिना किसी क्रोध के, बिना किसी ईर्ष्या के, बड़े शानदार तरीके से दिया है। आपने तो कई लोगों से ये कह दिया कि आपका प्रश्न ही गलत है, ये प्रश्न ऐसे होगा, है ना? उनकी बोलती बंद कर दी आपने। तो बाबा साहब की बात मुझे याद आ रही है कि घर घर में अम्बेडकर पैदा कर जाऊंगा। तो क्या आपको देख करके मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज जो है बाबा साहब के ये कथन सत्य हो रहा है कि घर घर में अम्बेडकर पैदा हो गए। लेकिन जब वो उम्मीद करते थे जो पढ़े लिखे लोगों से
कि पढ़े लिखे लोग जो है उनको जिस तरह से आना चाहिए, पे बैक टू सोसाइटी की जो बात होनी चाहिए, वो आपको आज इतने साल बाद लगता है कि हो रहा है? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको। बाबा साहब ने ये बात आगरा में रामलीला के मैदान में भी कही थी, और एक बार मुंबई में भी कही थी कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, और इसमें दो राय नहीं है। ये समझिए कि आज का जो पढ़ा लिखा आदमी है वो बाबा साहब की बात, बाबा साहब के एहसान को नहीं मानता है ना, जबकि इन्हें बाबा साहब का एहसान मानना बहुत है ज़्यादा आजकल है तो ना। सब लोग। गार्बोच, बुद्ध ने कहा गार्बोच निवातोच संतुष्टि च कथ्यता कालेन धर्म समणंग एतन मंगल मुक्तम, ये पाली में है, महामंगल सूत्र का है कि व्यक्ति को आत्म गौरव वाला हो जाएगा, है ना, आत्म गौरव वाला हो जाएगा, नम्र होना चाहिए। जो बुद्ध जो थे बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे जी। वो जानते थे कि आत्म गौरवता का गुण कभी भी घमंड में बदल सकता है, इसलिए उन्होंने तुरंत कह दिया गार्बोच निवातोच, नम्र भी होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, है ना, संतुष्टि च कथ्यता, संतुष्ट भी रहना चाहिए और कृतज्ञ भी होना चाहिए। तो हमारे पढ़े लिखे लोगों में बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता तो है ही नहीं, है ना। वो कहेंगे कि साहब हमें तो गांधी जी ने उससे क्या कहते हैं रिजर्वेशन दिया है, नेहरू जी ने किया है, कोई बाबू जगजीवन राम जी ने कहा है, असिस्टेंट डायरेक्टर होकर के रिटायर हुआ, है ना, खाना पीना बहुत बढ़िया। मेरा बेटा जो है वर्ल्ड का माना जाना आर्टिस्ट है, मेरी बेटी एक पीएचडी है, प्रिंसिपल है, दूसरी बेटी पीएचडी है, एक अमेरिका में। ये किसकी वजह से है? केवल इसका श्रेय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है ना। अगर मैं गांव में होता तो वो या तो खेती करता और या जूते बनाता, है ना। लेकिन आज मैं इस पोजीशन से रिटायर हुआ हूँ। आपने बताया 3 सब्जेक्ट में पीएचडी किया है, डीलिट किया है, एक डीलिट और साइकोलॉजी, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी में करने के लिए जा रहा हूँ। 90 किताबें प्रकाशित हो गई हैं और तमाम अखबारों में मेरे लेख आते रहते हैं, है ना, प्रचार, और यूनिवर्सिटीज़ में अभी में भाषण देने के लिए आता हूँ। ये किसकी वजह से है? अपनी वजह से नहीं है और किसी व्यक्ति की वजह से नहीं है, केवल महात्मा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से है। ये पढ़ने का आपको जो है, आपने 2-3 सब्जेक्ट में पीएचडी किया, अरे अभी एक में आप डिलीट कर चुके हैं और एक अभी कर रहे हैं। अरे नहीं, एक इसकी मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ स्वप्न की एक वो होती है, एक व्याख्या होती है। वो क्या है, आदमी के 2 माइंड होते हैं, एक तो कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड। जब मैं बीए में पढ़ता था तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि जिस दिन तू पीएचडी कर लेगा उस दिन मेरा मन जो है बड़ा शांत हो जाएगा, है ना, खुश हो जाऊंगा मैं। अच्छा। मेरे बाबा कहते थे कि जिस दिन तू बीए पास कर लेगा उस दिन मैं तुझे साइकिल कसवाऊंगा। उस पुराने ज़माने में साइकिल जो तो बहुत मायने रखती थी। बिल्कुल। तो मेरे बीए पास करने के पहले ही बाबा हमारे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई और पीएचडी करने के पहले ही पिताजी की डेथ हो गई। तो ये जो बात जो थी मेरे अनकॉन्शियस माइंड में अच्छा। चली गई। और बाबा साहब जो थे पीएचडी भी थे, डीएससी भी थे, एलएलटी भी थे, डीलिट भी थे, है ना, बड़े हाईली क्वालिफाइड थे। तो ये बात भी मेरे मन में थी, कॉन्शियस माइंड में थी और अनकॉन्शियस माइंड में भी थी कि मैं बाबा साहब के बराबर तो नहीं, लेकिन उनका अनुशीलन करके मैं भी एक उच्च शिक्षा प्राप्त की उन्हें। तो ये मेरी बात जो थी वो अनकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे चली गई। तो जब कभी मुझे साल में एक बार स्वप्न होता था, एक बार सपना होता था, और वो स्वप्न क्या होता था कि बाबा साहब मेरे पास आते थे। अच्छा। बाबा साहब आते थे, पढ़ो पीएचडी करो, पढ़ो पीएचडी करो। अच्छा। आपको आश्चर्य होगा, जब मैंने पहली पीएचडी की तो बाबा साहब ने आना बंद कर दी। वो सपना देखना बंद कर दिया पीएचडी वाला। अच्छा। और ये मैंने की बाबा साहब को मालूम पड़ेगी कि मैंने पीएचडी तो कर ली, अब क्या करेंगे सपने में जा करके। फिर हुआ ये, मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया था। जब मैं दिल्ली आ गया तो एक बार मैं बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट में बैठा हुआ था, तो प्रोफेसर केटीएस राव ने मुझसे कहा कि आपने पीएचडी कहाँ से किया है? मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से। अरे ये भी कोई यूनिवर्सिटी है? अरे मैंने कैसी बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी होती है? कि नहीं, दिल्ली से करके दिखाओ। अच्छा, दिल्ली। हाँ, उन्होंने चैलेंज दे दिया। मैंने मंगाओ फार्म। चूँकि फार्म तो नहीं मिलेगा, यहाँ तो पहले एमफिल करनी पड़ेगी। अच्छा। मैंने एमफिल का मंगाओ। अच्छा। हम एमफिल का फॉर्म आ गया। चूँकि हम परिपक्व थे तो एमफिल का फॉर्म भर दिया, कभी कभी क्लास अटेंड कर दी। अब मेरा ख्याल
65 या 70% लेकर के पास हो गए, वाह। है ना। और जिस दिन रिजल्ट निकला उसी दिन हमने ये पीएचडी का फॉर्म भर दिया। और आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि नॉलेज तो इतनी हो गई बाबा साहब के आशीर्वाद से कि ये थीसिस तो हमारे लिए मामूली सी बात है ना। तो यहाँ की जिस दिन थीसिस सबमिट करनी थी, 2 साल हुए, उसके अगले दिन हमने थीसिस सबमिट कर दी था। तो यहाँ से भी पीएचडी हो गए। अब एक ने हमसे कहा कि डॉक्टर साहब आपका सब्जेक्ट फिलोसफी है, और फिलोसफी तो आपने पीएचडी की नहीं है। मैंने चलो पीएचडी के फिलोसफी में किए लेते हैं। तो हम मेरठ गए, मेरठ फॉर्म भर दिया। मैं, हमारी बेटी भी साथ में थी, हमारी पत्नी भी साथ में थी। फॉर्म भरा करके वहाँ की थीसिस लिख दी। तो एक प्रोफेसर के पास गए, मैंने कहा साहब इस पर दस्तखत कर दीजिए। कि कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं रिटायर हो गया हूँ, 10,000 रुपये लूँगा दस्तखत कराने के। तो मेरी आप बैठे रहिए, समझे ना। और दूसरे प्रोफेसर के पास गए, वो मिस्टर यादव थे। यादव ने कहा अरे डॉक्टर साहब आपको कौन नहीं जानता है, ये तो सम्मान की बात होगी। तो उन्होंने थीसिस जो दस्तखत कर दिया, फॉर्मेलिटी पूरी करा करके वहाँ से पीएचडी हो गए। इस तरह से मैं पीएचडी हो गया, वहाँ 3 सब्जेक्ट में पीएचडी हो गई, 3 जगह से। हुआ ये कि सूरज मान जी ने मुझे, जब यूपी के गवर्नर थे, तो डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का वो बना दिया, ईसी का मेंबर। अच्छा। अरे नहीं है यार, तुम आते रहते हो तो डिलीट भी कर लो। तो आपको पता है कि बाबा साहब के आशीर्वाद से खोपड़ी में बहुत कुछ भरा हुआ है। अब वो भी लिख दिया, थीसिस भी लिख दी। और आपको आश्चर्य होगा, मैं वहाँ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से ये कह करके आया था कि ये मेरी थीसिस जो है किसी ब्राह्मण के पास मत भेज देना। अच्छा। हाँ, और आपको आश्चर्य होगा, वो थीसिस जो थी तीनों ही ब्राह्मणों के पास भेज दी। एक तो थे जबलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अग्निहोत्री, और एक थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और एक थी जयपुर की साहब डॉक्टर मिश्रा, वो भी ब्राह्मण। जब मुझे बताया कि साहब आपकी थीसिस जो तीनों ब्राह्मणों के पास हो गई, तो मेरी हो गया काम, तीनों फेल कर देंगे मुझे। लेकिन आपको रावत जी आश्चर्य होगा, तीनों ने इतनी ज़बरदस्त रिपोर्ट दी, इतनी ज़बरदस्त रिपोर्ट दी कि जिसकी आज तक कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और जब मेरा वाइवा हुआ तो जबलपुर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कहने लगा कि हम आपका वाइवा लेने नहीं आए हैं। और तीनों ने एक स्वर में कहा कि आप इस विषय पर हमसे ज़्यादा जानते हैं, वाइवा तुम ले ही नहीं सकते इस टॉपिक पर। अब मेहरबानी कर, लेकिन वाइवा लेना है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहने लगे, हेड थे, कि ऐसा कीजिए आप बुद्ध वंदना और धम्म वंदना सुना दीजिए। अच्छा। बरसात हो रही थी, हमने सत स्वर जो है वो बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना सुना दी। कहो हो गया सब, वाइवा हो गया। वाइवा हो गया। अब जब चाय वाय पिलाई हम चलते हैं। तो वाइस चांसलर जो कहने लगा जबलपुर यूनिवर्सिटी का कि मैं तो आपकी शक्ल देखने के लिए आया हूँ। अच्छा। कि आज के ज़माने में इस प्रकार की भी थीसिस लिखी जा सकती हैं। और कहा कि मुझे हवाई जहाज़ का टिकट नहीं मिला था, ट्रेन का नहीं मिला था, तो जबलपुर से जो है कार से आया हूँ। बीच में मैंने हॉल्ट किया था ग्वालियर में। जी। केवल आपको देखने के लिए आया हूँ। तो वो थीसिस जो है आज बुद्ध का समाज दर्शन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज में है। अच्छा। हाँ, बड़ी ज़बरदस्त किताब है ये। पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो है आगरा के जो बलवंत राज कॉलेज में आप की अपॉइंटमेंट हुई, आप बताते हैं कि 1962 में, 63 में। हाँ। जिस जमाने में कि इस कॉलेज में जो है बहुत चपरासी और वो सब चीज था। हाँ। तो इतने पोजीशन पे आपकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई उस जमाने में? ऐसा था कि नहीं, वो ऐसा था, मैं बताऊँ कि मैंने आगरा में सर्वोदय में काम किया था विनोबा जी के साथ। अच्छा, विनोबा जी आचार्य विनोबा जी के साथ काम किया। अच्छा। तो उसकी वजह से, और फिर मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर भी रहे थे। अच्छा। आगरा के संपन्न लोगों में थे जी, जिसकी वजह से हमें सब लोग जानते थे। अच्छा। जमींदार भी थे, खाने पीने की दिक्कत नहीं थी, नेता भी थे, मतलब हर एक मामले में जो थे वो हम लोग संपन्न थे जी। इसकी वजह से इस तरह की कोई बात नहीं। हाँ, मैंने आपको एक घटना बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, उसे यहाँ दोबारा दोहराना चाहूँगा कि वहाँ पर जब हम अपना तनख्वाह का चेक लेने जाते थे तो वहाँ एक घड़ा रखा हुआ था, और उसमें एक वो थी पानी के लिए घंटी थी, उसी में से प्रोफेसर जितने थी पीते थे। मैंने भी उसी में से पिया। तो जो चेक देने वाला क्लर्क था वो देखा, साहब आप यहाँ पर पानी नहीं पिया करें। क्यों, क्या बात है?
क्योंकि मुझे मेरे अंदर कोई इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स तो था नहीं। मैंने क्यों नहीं, क्या बात है, कितनी शादियाँ नहीं की है? मैंने बता तो सही कि नहीं साहब बिल्कुल नहीं। मुझे फिर आ गई गुस्सा। मैं प्रिंसिपल के पास गया, डॉक्टर आर के सिंह प्रिंसिपल थे। जी। वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव आदमी थे, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा आदमी नहीं देखा। तो उन्होंने जो है, मैंने उनसे बोला कि डॉक्टर साहब कल से मैं नहीं आऊँगा, आप किसी दूसरे आदमी का इंतज़ाम कर लीजिए। कि नहीं नहीं क्यों, क्या बात हो गई? मैंने कहा वो ऐसे सूरज भान जो है, सूरज भान जो था वो क्लर्क था, वो ये कह रहा था कि यहाँ पर पानी नहीं पिया करें। तो मैंने कहा अच्छा, अभी बुलाता हूँ। तो उन्होंने साहब चपरासी के माध्यम से उसको बुलाया और कहा कि क्या कह रहे थे तुम? उस बेचारा चुप। डॉक्टर आर के सिंह तो ये समझो दिग्गज थे आगरा के, क्या जी। पूरी इंडिया के। तो उनके सामने चुप। तो मैंने कहा आइंदा बदतमीजी की बात की तो तुम्हें कान पकड़ के जो है यहाँ से निकाल दूंगा, समझे? मुझसे कहा आप चिंता मत कीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा, समझे? तो मैं अपने वहाँ डिपार्टमेंट में गया। तो डिपार्टमेंट के जो हेड थे प्रोफेसर एच के कपिल, जी। वो हमारे खास आदमी थे। वो खास होने का कारण क्या था, वो भी कम्युनिस्ट थे और हमारा भी झुकाव जो था कम्युनिज्म की तरफ था। तो मैंने उनको कहा, मैंने उस कांडे को समझा रही था। तो उसकी एक आँख छोटी थी, मैंने कहा उसकी वो ही फोड़ दूंगा, समझे ना? तो उन्होंने कहा कि उसको मत बोलना, नहीं वो बड़ा खतरनाक आदमी है, समझे ना? फिर आगरा रहना बुला देंगे, समझे? इस तरह की बात मत करना। तो ऐसा था कि मैंने वहाँ बड़े शानदार तरीके से काम किया। चूँकि मेरे जो गुरु थे प्रोफेसर ए के चटर्जी, वो बीएचयू के बाद में जाकर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने। और इतने काबिल आदमी मैंने ज़िंदगी में ऐसा काबिल आदमी नहीं देखा। और उस आदमी ने डॉक्टर राधाकृष्णन के अंडर में पीएचडी किया था। अच्छा। जब डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे बीएचयू में वाइस चांसलर थे, तो बुद्धिज्म के ऊपर, बुद्धिज्म की ब्रांच होती है योगाचार, जी। तो योगाचार के आइडियलिज्म पर उन्होंने थीसिस लिखी। तो आपको आश्चर्य होगा कि उनके माध्यम से मैंने लॉजिक पढ़ी थी और फिलोसफी पढ़ी थी। एक मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। मेरे एक साले हैं, मेरी मिसेज से छोटे हैं, उनका बनवारी लाल नाम है। वो आगरा की एक कचहरी में काम करते थे। अच्छा। तो वहाँ 2 वकीलों में बातचीत हो रही थी और इस बात पर बातचीत हो रही थी कि आगरा में लॉजिक पढ़ाने वाला आदमी कौन सा बढ़िया है। अच्छा। हाँ, तो एक वकील थे मिस्टर वाजपेयी, उन्होंने कहा कि भाई हमें डॉक्टर कालीचरण से बढ़िया कोई आदमी ही नहीं देखा पढ़ाने वाला। जी। जी। दूसरा वकील कहने लगा कि साहब उससे क्या कहते हैं, हमने वो आदमी देखा, फलाने किसी और आदमी का नाम लिया। तो मेरा साला जो था बनवारी लाल वहाँ खड़ा हुआ था। तो वो कहने लगे कि मैं उनसे पढ़ चुका हूँ जी। उन्होंने लॉजिक मुझे पढ़ाई है। और उस आदमी के रोए रोए में से लॉजिक निकलती है। और उसका कारण क्या है कि उनके जो गुरु हैं वो डॉक्टर राधाकृष्णन के शिष्य हैं, प्रिय शिष्य हैं, तो उस परंपरा से चले जा रहे हैं। तो ये समझिए कि बीआर कॉलेज में हमारे जो नाम था वो इसकी वजह से, हमारे पढ़ाने के स्टाइल से, हमारी नॉलेज की वजह से। आपको आश्चर्य होगा रावत जी, दूसरे कॉलेजों के जो लड़के लड़कियाँ थीं फेल हो जाते थे या स्पेशल क्लास में अटेंड करना चाहते तो मेरी परमिशन लेकर के और प्रिंसिपल की परमिशन लेकर के मेरी क्लास अटेंड करते थे कि सर हम जो है डॉक्टर साहब के यहाँ जाइए और उनसे पढ़ेंगे। आज जो है जो आप यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है। आज भी कल भी एक दलित छात्र ने जो है आत्महत्या की, शायद उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, और रोहित मेमोला ने किया, कई बार आरोप भी लग रहे हैं। और आप ने भी काम किया, जो मिक्स्ड पॉपुलेशन होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएंगे तो एक तो अपनी जात का तो मिलेगा नहीं, सभी प्रकार के लोग मिलते हैं। तो आपने भी जैसे आगरा में लड़ाई लड़ी यार, आपको कुछ लोग मिले भी सही। एक क्या लगता है आपको कि जो आज हो रहा है, जो जातीय जो भेदभाव है छात्रों के साथ में या यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, वो क्यों हो रहा है या कैसे ख़त्म हो सकता है? हमारी क्या भूमिका उसमें? देखिए ऐसा है, मैं एक बात इसमें सोचता हूँ कि भारत में हम जो रहते हैं, मैं इसके पहले एक और बात बताना चाहूँगा, है ना, ये बाद में बताऊँगा। एक मेरे मित्र ने मुझसे पूछा, तो इसी से संबंधित है कि साहब भारत में से ये ऊंच नीच, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, जातवाद
कब खत्म होगा। और जो भारत का संविधान है, जी भारत का संविधान है, वो संविधान कैसे लागू होगा, किस प्रकार से वहाँ पर समाजवाद आएगा, समानता आएगी, स्वतंत्रता आएगी, किस प्रकार से यहाँ के जो संविधान में प्रेम दिया हुआ है उसके जी। मूल्य लागू होंगे। तो मैंने उससे हंस करके कहा, मैंने कि देखो, हमारा संविधान जो है वो एक बात कहता है और यहाँ की जो मनुस्मृति है वो दूसरी बात कहती है। बिल्कुल। दोनों जो हैं वो एक दूसरे के विरोधी हैं। इसमें हमारे यहाँ लॉजिक में आता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। इन दोनों में लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का डायमेट्रिकल अपोजिट का संबंध है ना, उत्तर और दक्षिण का संबंध है ना। बाबा साहब ने खुद कहा था अपना जब इस्तीफा दिया था कि यहाँ पर समाजवाद या लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, यहाँ पर सामाजिक जीवन सामाजिक समता नहीं है। समाज किस पे चलता है, वर्ण व्यवस्था पे चलता है। समाज किस पे चलता है, मनुस्मृति पे चलता है। समाज किस पे चलता है, रामायण पे चलता है। समाज किस पे चलता है, रामचरितमानस पे चलता है ना। जब समाज के लोग जो हैं हिंदू हैं और उनकी मान्यता जो है, उनकी आस्था, मान्यता, अंधविश्वास वो मनु के ऊपर है, मनु के ऊपर है, तो यहाँ पर भारत का संविधान कैसे लागू होगा। तो मैंने बताया, यानी कि अगर मान लीजिए 5000 साल भी अगर ऐसे रहे तो भारत का संविधान 5000 साल तक भी यहाँ पर लागू नहीं हो सकता है। अगर आपको भारत का संविधान लागू करना है तो यहाँ से जातवाद और वर्ण व्यवस्था को मलियामेट करना पड़ेगा। मनुष्य जो अंधविश्वास है, वर्ण व्यवस्था है, ये जो कॉन्सेप्ट हैं, इनको दफनाना पड़ेगा। जब यहाँ पर संविधान लागू हुआ, वैसे कभी भी नहीं होगा, चाहे 5000 साल लग जाए, चाहे जो भी है 10,000 साल लगे, समझे ना। तो वो लागू कैसे होगा, खत्म कैसे करें, किसके ऊपर जिम्मेवारी है, किसका देखिए interest ऐसा है, जिम्मेवारी हम लोगों की है, जिम्मेवारी हम लोगों की है। ये जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनकी है। देखिए धीरे धीरे ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं स्लो प्रोसेस। एक तो हो सकता है प्रोसेस जो चीन जैसा नहीं है, हमारी बात नहीं मानता है, गोली से उड़ा दिए, ये पॉसिबल नहीं है। ये अमानवीय है, गलत भी है और सभी मूल्यों से ये विरुद्ध है ये। इसलिए जब तक हम बुद्ध के धर्म का प्रचार और प्रसार नहीं करेंगे, है ना, और वो धीरे धीरे होगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मेरे बहुत से अनुयायी हैं, आज भी उसे क्या कहते हैं, मेरे मित्र बने हुए हैं, दोस्त बने हुए हैं, उनमें ये बात नहीं है। उनके बाप दादे जो पक्के पाखंडी थे, लेकिन आज जो बड़े जबरदस्त प्रोग्रेसिव हैं वो। तो ऐसा है, इसमें जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों की है। जो बुद्ध के धर्म का अनुशीलन करते हैं उनकी है। एक अभी जो बहुत समय से, पिछले कुछ 5-7 साल से जो बहुत सारे चिंतक अभी बहुत सारे समाज में आने लगे, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के बौद्ध धर्म को ग्रहण करने को भी चुनौती दे रहे हैं। कौन? बहुत सारे, आप जानते हो, मैं जानता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, व्यक्तिगत तरीके से जानता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि भाई बाबा साहब को बुद्ध धर्म अपनाने की क्या जरूरत थी, तो क्षत्रियों का धर्म था, और बाबा साहब हमारा अपना धर्म तो रविदासी है, कोई कहता है कबीरपंथी था, या कोई आजीवक कह रहा है। तो ये सारे जो अभी बहुत सारा ये चल रहा है कि बुद्ध क्षत्रिय थे तो हमको क्या मतलब है, दलितों को क्या मतलब है बुद्ध के पास जाने से। ऐसा होगा, तो ये क्या इसका ऐसा होगा, क्या सोचते हैं? बुद्ध के बाद में अगर कोई चिंतक हुआ है, मानवतावादी चिंतक हुआ, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हुए। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई भी आदमी, चाहे रविदास हो, चाहे कबीर हो, चाहे कोई भी हो, XYZ हो, अगर वो ब्राह्मणवाद की बात करता है, ईश्वर की बात करता है, परमात्मा की बात करता है, तो वो हमारा दुश्मन है ना, हम उसको नहीं मानेंगे, समझे। कोई भी आदमी हो, चाहे हमारी जात में क्यों नहीं पैदा हुआ, है ना, जात से कोई फर्क नहीं होता। अब ऐसा है, हम लोगों को जाति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, समझे ना। उसका कारण क्या है कि अगर मान लीजिए हमारी जात में कोई पैदा हुआ है, हमारे यहाँ बहुत से बाबा जी ऐसे हुए, बहुत से बाबा जी ऐसे हुए हैं जो हमारी जात में पैदा हुए हैं, और भजन जो है राम का कर रहे हैं, श्री कृष्ण का कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं श्री कृष्ण की, और दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, जाना किस किस की पूजा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब हमारी जात में हो गया तो हमारा भाई हो गया, हमारा बंद हो गया, नहीं। ये पॉइंट, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, गलत है, समझे। हमारी दोस्ती, हमारी रिश्तेदारी तो ब्रेन की है, विचार की है, सिद्धांत की है ना। अगर हमारे आपसी विचार मिलते हैं, अगर सैद्धांतिक तौर पर हम और आप
एक है और एक ही हमारा लक्ष्य है, एक ही संबंध होना में बहुत बढ़िया भाई भाई हैं, दोस्त कुछ हैं। लोगों ने बहुत काम किया बुद्ध धम्म को आगे बढ़ाने में, जैसे भदंत आनंद कौशिलायन है बिल्कुल ठीक बात। और राहुल सांकृत्यायन जी। महापंडित राहुल तो सांकृत्यायन। आपको उनके साथ रहने का भी बिल्कुल कुछ पक्का, बिल्कुल मौका पक्का, मिला। बिल्कुल तो मिला। क्या सोचते कि कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है राहुल जी की और दोनों? देखिए ऐसा है, राहुल जी से तो मेरे एक बड़े अच्छे अच्छे अनुभव हैं। एक बार आगरा आए थे, तो आगरा में हमने सोचा राहुल जी आए हैं, चलो इनकी कुछ लाभ ही ले लें। तो हमने छोटी सी मीटिंग की, तो राहुल जी खड़े हुए, तो उन्होंने दो तीन बात बड़ी जोरदार कही। एक तो उनकी बात मुझे अब तक याद है, मैंने उस पर लेख भी लिखा था कि जो आदमी महामूर्ख बनना चाहता है, जो आदमी महामूर्ख बनना चाहता है वो संस्कृत भाषा का अध्ययन करे। समझे? तो जैसे आपको हंसी आई है तो मुझे भी हंसी आ गई। तो कहने नहीं 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 हंसो मत तुम, जिस सीमा पर लोग मूर्ख बनते उसको मैं पार कर चुका हूँ। वाह, अच्छा। उसको पार कर चुका हूँ। तो फिर मैंने आज से चिंतन मनन किया, मैंने कि राहुल जी ने ये बात कैसे कही। चूँकि मैं दार्शनिक हूँ जी। तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुँचा कि लिपि का कोई अर्थ नहीं होता है ना? वो लिपि में जो विचार होते सही हैं, बात। विचार होते हैं, बिल्कुल वो इम्पोर्टेंट होते वो हैं। इम्पोर्टेंट होते हैं। जी जी तो मैंने कहा राहुल जी ने ठीक कहा, जितने भी वेद हैं वो जो है संस्कृत में लिखे हुए हैं, जितने भी उपनिषद हैं संस्कृत में लिखे हुए हैं, जितने भी आपके ये पुराण हैं संस्कृत में लिखी हुई हैं, जितनी स्मृतियाँ हैं सब जो है संस्कृत में लिखी हुई हैं। अगर मान लीजिए आदमी संस्कृत पढ़ेगा तो लिपि नहीं पढ़ेगा, जी बिल्कुल, है ना? वो क्या वो पढ़ेगा? विचार विचार पढ़ेगा। पढ़ेगा, Obviously, विचार पढ़ेगा। मनु ने कहा है कि वर्ण व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है, श्री कृष्ण ने कहा है वर्ण व्यवस्था मैंने बनाई है। इसका मतलब ये आदमी कोई चैलेंज नहीं करे, जी वर्ण व्यवस्था को चैलेंज नहीं करे। है मनु कहता है कि ईश्वर ने बनाई है, कृष्ण कहता है मैंने बनाई है, मुझे चैलेंज नहीं करे, है ना? बिल्कुल। क्योंकि हमारे तो आप्तवचन है। जी। आप्तवचन का मतलब है हमारा सबसे बड़ा प्रमाण है, ईश्वर के बनाए हुए ग्रंथ है। जी। इसका मतलब ये है कि जो आदमी पढ़ेगा तो हो गया पागल, जी बिल्कुल वो तो सही है ना? वो तो ऐसा घूम गया हाँ, चक्रव्यूह में पूरा। हाँ, हो गया पागल। जी। इसलिए मैंने क्या किया कि लेख लिखा और उसमें यही लिखा, उसका टाइटल ये था कि जो महामूर्ख बनना चाहता है वो संस्कृत अध्ययन करे। अच्छा। और इधर दिल्ली में उसका जो है प्रचार हुआ, वो कई लोग तो मुझसे लड़ने लगे कि साहब ने क्यों लिखा। तो मैंने कि ऐसा है, फिर मैंने उनको बताया कि नहीं साहब आपके विचार आपके पास है, हाँ, हमारे विचार हमारे पास है। मैंने विचार तो विचार ही होते सही हैं, बात है। लेकिन मेरे विचार में जो आदमी, अरे भाई संस्कृत में रखा क्या है, जी जी है ना? हमें तो ये समझिए बाद में हुआ, लेकिन वो हाइब्रिड संस्कृत हुई, जी। वो प्योर संस्कृत नहीं थी, समझे ना? जिसमें आप बौद्ध दार्शनिकों ने हाँ जी, हाँ जी, वो तो लिखा है ना, बात वो बात की स्टेज की बात है। तो क्या और क्या संस्मरण है आपके राहुल जी के साथ में? हाँ, एक और है कि एक बार राहुल जी पहले जब शुरू में गए थे, तो ऋषिकेश चतुर्वेदी नामक एक साहित्यकार थे वहाँ पर, आगरा के बहुत सीनियर थे, वरिष्ठ थे, साहित्यकार थे। तो राहुल जी सबसे पहले वहाँ जाकर के रहते थे। अच्छा। जब कभी आगरा गए तो उनके यहाँ ही अड्डा लगाते थे। तो एक दिन जब राहुल जी वहाँ रुके तो कहा कि भाई वो ऋषिकेश जी मैं सुबह बुद्ध विहार जाऊँगा, चक्की बाट जाऊँगा। कह अरे ऋषिकेश जी कह रहे उनके पास जाएंगे? अरे वो अम्बेडकरी बौद्ध हैं, वो ब्राह्मणों को गाली देते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, जी आप उनके पास क्यों जाएंगे? तो राहुल जी ने अपना बिस्तरा लिया, बांधा और चले आए। अच्छा। उसे केवल एक ही बात कही। वो बात क्या कही, वो उन्होंने बुद्ध विहार में आके बताया अच्छा। कि मैं ऋषिकेश चतुर्वेदी का रहता था, आज गया तो मैंने कहा कि मैं कल वहाँ जाऊँगा बुद्ध विहार। तो कहने लगे कि अरे आप उनके पास जाएंगे अम्बेडकरियों को, वो तो ब्राह्मणों गाली देते हैं। तो मैंने उससे कहा कि हे ऋषिकेश चतुर्वेदी, 5000 वर्ष से तुम लोग इन पर अत्याचार कर रहे हो, अनाचार कर रहे हो, शोषण कर रहे हो, उत्पीड़न कर रहे हो, इन लोगों की हत्याएं कर रहे हो। अगर आज हिंदुस्तान के या भारत के आज़ाद होने पर अगर वो आपको गाली देते हैं, क्रोध व्यक्त करते हैं, तो आप उसे बुरा मानते हैं।
अरे आप तो अपनी गर्दन काट करके प्लेट में रख करके उन्हें हाँ भेंट करें, वो भी कम होगा, समझे ना। अच्छा। और इतना कह करके मैं वहाँ से चला आया हूँ। आपको आश्चर्य होगा, उस दिन के बाद में राहुल जी कभी ऋषिकेश चतुर्वेदी के गए ही नहीं। अच्छा। आते थे, बुधवार में रुकते थे, हम लोगों से गपशप होती थी, समझे उनसे। हाँ। और एक दिन हमने लेक्चर कराया तो कहने लगे, देखिए मैं दुनिया घूमे हुए हूँ, हाँ, सही बात। दुनिया घूमे हुआ हूँ, लेकिन मुझे ये कहने वाले तो मिल गए कि हमने भूत देखा है, हमने चुड़ैल देखी है, लेकिन ये कहने वाला कोई नहीं मिला कि हमने ईश्वर देखा है। ये सब काल्पनिक बातें हैं, आप लोग इस पर विश्वास मत कीजिए, समझे। और बाबा साहब के बारे में, वो तो बहुत अनन्य भक्त थे बाबा साहब के, समझे। वो और उन्होंने वो हमारे पिताजी के भी मित्र थे, क्योंकि हमारे पिताजी ने भी आर्य समाजी थे ना, तो वो भी आर्य समाजी मंदिर में रहे थे, आगरा में वो संस्कृति पढ़े थे, बहुत बहुत भारी विद्वान थे सब। अच्छा, बुधन कौशल्यान जी से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। हाँ, वो अक्सर ऐसा होता था कि जब कभी आते थे तो वो मेरे साथ बैठ कर के ऐसे गपशप होती थी। एक मैंने किताब लिखी थी तो वो नशाबंदी के ऊपर थी, है ना। तो मैंने भंते जी से कहा, मैंने भंते जी इस पर वो लिख दो, प्रीफेस लिख दीजिए। अच्छा। कि बैठो, तो उन्होंने देख बता करके वो बोलते गए और मैं जो है वो लिखता गया है। तो नशा ही उसका टाइटल है, नशा ही मृत्यु है। जी जी। हाँ, तो उस पर जो है इसने भी लिखा है, नरसिंह राव ने भी प्रीफेस लिखा हुआ है। अच्छा। इसने बंते जी ने भी लिखा हुआ है, बहुत अच्छी किताब है, वो कविताओं की है। तो भदंत आनंद कौशल्या ने तो बहुत बहुत बड़ा काम किया, बहुत जब काम उन्होंने किया, गीता बहुत। और रामायण की समीक्षा हाँ, किया, बहुत बहुत अच्छा बेहतरीन। हाँ, वो पढ़ी है मैंने, तुलसी के 3 पात लिखे हैं। जी जी। गीता की और बाबा साहब के कई मराठी हाँ, चीज़ों का उन्होंने अनुवाद भी किया है। गीता की बुद्धवादी समीक्षा जी की है। जी। बहुत अच्छी किताब है। कई बार जो है ऐसे लोग जो अपने घर जाति गांव छोड़कर आए आंदोलन में, अम्बेडकरी आंदोलन में, उन लोगों को क्या स्वीकार करने में क्या समय लग रहा है, नहीं स्वीकार कर पा रहे लोग? नहीं, वो समझ नहीं पा रहे हैं ना। असलियत ये है, बुद्ध का धर्म जो है ना, वो दिमागी है ना। और दिमाग के साथ साथ में देखिए, बुद्ध का धर्म किस बात पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो प्रज्ञा होनी चाहिए, विजडम होनी चाहिए। बिल्कुल। और प्रज्ञा का मतलब यही नहीं है कि बुद्धि हो, जी है ना। जी। बुद्धिवाद की या बुद्धि की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, हाँ जी। क्योंकि आप जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री तो कभी हो ही नहीं सकती है। ज्यों ज्यों आप ऊपर चले जाएंगे जैसे- त्यों तो और- नॉर्म बढ़ता चला जाता है। तो प्रज्ञा का होना जरूरी है। और प्रज्ञा का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ से प्रज्ञा शुरू कर दी तो मतलब आपकी प्रज्ञा स्टार्ट हो गई, है ना। परसेप्शन पे तो या पहुँचना बड़ा डिफिकल्ट है। तो प्रज्ञा होनी चाहिए, उसके साथ साथ में शील होनी चाहिए, है। प्रज्ञा होनी चाहिए, शील होनी चाहिए, अब मैत्री होनी चाहिए और करुणा होनी चाहिए। ये 4 बातें तो बहुत ज़रूरी हैं। अब प्रज्ञा का तो अभाव है ही। बिल्कुल। आज भी जो पढ़े लिखे आदमी है, कोई वो वैष्णो देवी जा रहा है। एक डॉक्टर थे हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, मैंने कहिए कहाँ गए थे, अरे वहाँ गए थे वो वैष्णो देवी में। मैंने वहाँ का तोरे के साग रखा हुआ है तो खाने के लिए गए थे। तो वैष्णो देवी के नॉनसेंस, है ना। तो कि नहीं आप तो जो है नास्तिक हैं, ये मैंने हमें तो बड़ा गर्व होता है अपने आप को नास्तिक कहने में। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, मैं जब डिप्टी डायरेक्टर था तो कृष्णनगर में एक आदमी ने वो किया, वो क्या होता है, जगराता। तो उसने बड़े बड़े पोस्टर निकाले था और जगराते के नीचे लिख दिया कि डॉक्टर कालीचरण जो हैं, पहले मेरा नाम कालीचरण था। हाँ जी, हाँ जी। कि डॉक्टर कालीचरण जो है इसका वो ज्योति प्रज्वलित करेंगे। अच्छा। हाँ, किसी आदमी ने मुझसे कहा कि साहब आज कृष्णनगर आ रहे हैं आप। मैंने क्यों जी। कि वो ये कह रहे हैं कि साहब आप जो हैं ज्योति प्रज्वलित करेंगे और बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। किसने निकाला है कि फलाने आदमी ने निकाला जी। मैंने उसको टेलीफोन किया कि हाँ साहब मैंने निकाला। ये तो बड़े सम्मान की बात है कि आप जो ज्योति प्रज्वलित करेंगे। हमने कहा यू ब्लडी फूल, तुमने हमारे बिना पूछे हुए तुमने हमारे बिना पूछे हुए बेइज्जती कर दी है। फाड़ दो इनको, समझे नहीं फाड़ोगे तो मैं तो बंद करा दूंगा पुलिस में रिपोर्ट करा करके। तो ये समझिए, हम तो इस नेचर के आदमी हैं। अम्बेडकरवादी और ये ज्योति प्रज्वलित और ये पूरी तरह से काली और दुर्गा और जगराता, ये एक मतलब बिल्कुल इस प्रकार का। और फिर वही लोग जो है राहुल सांकृत्यायन जैसे लोगों को या भदंत आनंद कौशल्यान जैसे लोगों को आउटसाइडर करार देने की वो ऐसा है,
वो मूर्खता है, समझे। उसके लिए उसको तो बेवकूफ़ लोग हैं, धूर्त लोग हैं, समझे ना। नहीं तो इस मामले में तो हमारा जो जो बौद्धिक वर्ग है, जो अपने को बुद्धिवादी अम्बेडकरवादी कहता है, उनका भी कर्तव्य बनता है। नहीं नहीं, वो कर्तव्य बनता है, हम लोग तो कर रहे हैं। अब देखिए, मैं हूँ, तमाम किताबें छाप रहे हैं, मेरी 90 किताबें छप चुकी हैं इसमें। जी 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 जी। हाँ, और इसी से संबंधित हैं। क्योंकि जो पूरा पूरा बुद्धिज्म है या जो पूरा अम्बेडकरवाद है, वो तो एक प्रकार से मानववाद भी है। बिल्कुल बिल्कुल, है ही तर्क मानवतावाद। तर्क और कंपैशन, बिल्कुल, तर्क और करुणा, बिल्कुल, दोनों को जोड़ करके। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए मैं बार बार इन चीज़ों को लाता हूँ कि कई बार लोग आए कि देखिए हमारा तो जो है, हम बुद्धिज्म में इसलिए गए क्योंकि बाबा साहब ने बोला था। एक सज्जन हमको बोलने लगे, राहुल सांकृत्यायन से तो हमारा कोई मतलब नहीं है। तो मेरा मतलब नहीं है भाई, जो लिखा है, जितना अच्छा लगता तो ले लीजिए और नहीं लगता तो छोड़ दीजिए। देखिए, रिश्तेदारी, भाईबंदी, मित्रता तो आदमी की वैचारिक होनी जी चाहिए, जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना। आपने देखा होगा कि बाप जो है बेटे का कत्ल कर देता है, बेटा बाप का कर देता है जी 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 जी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारी हमारी कोई राहुल जी से जान पहचानी थी? बिल्कुल बिल्कुल। कोई रिश्तेदारी नहीं, है ना। वो ब्राह्मण थे, जी। हम शुद्ध थे, लेकिन फिर भी वैचारिक स्तर पर उससे क्या कहते हैं, हमारी बड़ी अच्छी पारिवारिक संबंध थे। नहीं, और वैसे भी जब आप बुद्धिज्म में आते हैं और जब हाँ। आप अपने विचारधारा और छोड़ते हो, क्या? ब्राह्मणत्व को छोड़ा ही है ना और आपने। क्या, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब कोई भदंत आनंद कौशल्यान को तो उनकी जाति से नहीं जानेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं जानते, समझे। जो लोग इस तरह की बात सोचते हैं वो मूर्ख हैं। मैं तो उन्हें वज्रधूत कहता हूँ, समझे। तो आज जो जो आज की डेट पर अगर हम पूछें कि आज जो हम अम्बेडकरवाद को देख रहे हैं, आज किस तरफ आपको दिखाई दे रहा है मिशन जाता हुआ? ऐसा है, देखिए, भारत में के जो जनरली अम्बेडकरवादी हैं, है ना, वो तो उससे क्या कहते हैं, ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर कालीचरण से डॉक्टर धर्मकीर्ति कैसे बने? क्या चीज़, क्या बात आई ऐसी जो हाँ, ये धर्मकीर्ति बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये पहली बार आपने पूछा है, जी और इसको बताना बड़ा ज़रूरी है। जी। ऐसा था, बचपन में मेरा नाम कालीचरण था, और वो नाम इसलिए रखा गया था कि पिताजी आर्य समाजी थे, और दिल्ली में एक कालीचरण नाम का शास्त्री, कालीचरण शास्त्री नाम का, पंडित कालीचरण शास्त्री जी। नाम के एक आर्य समाजी विद्वान थे, और संस्कृत के और अरबी के, फारसी के बहुत ज़्यादा विद्वान थे। अच्छा। तो पिताजी ने कि ये इच्छा थी कि मैं उस कालीचरण की तरह संस्कृत का विद्वान बनूं। अच्छा। तो उन्होंने उनके नाम को लेकर के मेरा नाम रखा। अच्छा। उनका नाम। जब मैं बड़ा हुआ, एमए पास कर लिया, और पीएचडी भी मैंने किया एक, तो अक्सर मुझसे बीबी मौर्य कहा करते थे कि ये नाम बदलिए, ये आपका नाम जो है, आप तो बौद्ध हो गए हैं जी। 1957 में ही आप बौद्ध हो गए थे, और ये नाम जो है आपके गुणों के हिसाब से जचता नहीं है, आपको बदल देना चाहिए। कई बार कहा उन्होंने। एक बार जब मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया, तो आपने देखा होगा कि जब विदेश के, विशेषकर बुद्धिस्ट कंट्रीज़ के लोग आते हैं तो नाम का अनुवाद करते हैं। जी। अनुवाद करके वो समझते हैं, पता करना चाहते हैं क्या चीज़, क्या है, मीनिंग क्या है इसका। हाँ, जैसे मान लीजिए शेर सिंह है किसी का नाम, तो शेर सिंह की जगह डबल लाइन कहेंगे डबल लाइन के ना, है ना। तो ऐसे ही जिसमें नाग आता है तो स्नेक का उच्चारण करते हैं। तो वो मेरे नाम का अर्थ पूछते थे, इसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन क्या होती है। तो मैं बताता था कि काली एक हिंदुओं की देवी है, उसका रंग काला है, उसका मैं पैर हूँ। उसके हाँ, तो वो कहते रहे, नो चेंज इट, दिस इज नॉट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू यू, है ना। एक वो बात, और मुझे भी नहीं ये जमता था ये नाम के, भैया अब आप बौद्ध हो गए हैं जी, क्योंकि धर्म बदलने पे नाम बदल जाता है। आपने देखा होगा, अगर राम सिंह जो है क्रिश्चियन हो गया, उसका नाम जेम्स हो जाता है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए मोहम्मद हो गया, पीर मोहम्मद हो गया, तो मैंने हमें भी नाम बदलना चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये आया कि अब नाम कौन सा हो। तो ऐसा हुआ कि आचार्य धर्मकीर्ति
सिक्स सेंचुरी में एक बहुत बड़े आचार्य हुए थे, नालंदा के आचार्य थे। और वो पहले बौद्ध होने के पूर्व केरल के ब्राह्मण थे, जी और संस्कृत के तो बहुत ही काबिल आदमी थे वो। और लॉजिक के तो उनका तो कहना ही क्या, आज जो लॉजिक है, जी तर्कशास्त्र है, वो उनकी ही देन है। हम्म, तो उन्होंने बौद्ध धर्म जब अपना लिया तो अपना जो वो नाम था वो भी बदल लिया, वो धर्म कीर्ति कर लिया। जी तो मैंने सोचा कि मेरा विषय भी लॉजिक है, हम्म, और मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी भी रहा हूँ, और अपने आप को बड़ा भारी लॉजिशियन समझता हूँ। जी। चलो धर्म कीर्ति ही नाम रखा जाए। ये कब आपने रखा? ये है 1906 की बात है, 96 की बात। 1996। हाँ, 1996 की। जी, जी, जी। तो उसमें क्या हो, उसमें एक प्रोसीजर होता है। एक तो आपको एफिडेविट हाँ जी, वो तो देना देना पड़ता है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के हाँ दस्तखत जी, कराने बिल्कुल, पड़ते हैं। बिल्कुल। फिर उसको 2 पेपरों में निकालना पड़ता है। जी, जी, जी। फिर उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करके ओल्ड सेक्रेटरीट में एक हाँ। दफ्तर है, हाँ जी, वो तो जहाँ गजट नोटिफिकेशन कराना पड़ता है। तो वो पूरी वो फॉर्मेलिटीज हैं। हाँ। तो धर्म कीर्ति जी का जो जो आप एक बहुत विशेष उनका कोई कथन अभी बता रहे थे, जो वेदों और मनुस्मृति और सबको लेकर के है, अरे वो तो बहुत, क्या उनका वो तो मुख्य बहुत कमाल का कथन है उनका। जी प्रमाण वार्तिक में उनका एक ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्रमाण वार्तिक। हम्म, तो उसमें एक श्लोक है, और वो ये समझिए अंधविश्वास और पाखंड इनको खत्म करके नया रास्ता दिखाता है। वो श्लोक है जी कि वेद प्रमाणे कस्यचित् कृतवाद स्नाने धर्मेच्छा जातिवाद लेव संतापारंभ पापानाय चेति दुष्ट प्रज्ञानाम पंचलिंगानी जाड़िए। इसका हिंदी में अर्थ ये होता है कि वेद को प्रमाण मानना। जी इसका मतलब ये है कि वेद को आर्य लोग और हिंदू लोग जो हैं स्वतः प्रमाण मानते हैं, मतलब इनको प्रमाणित करने के लिए किसी और दूसरे एविडेंस की जरूरत जी नहीं है। जी 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 है ये ईश्वर ने बनाए हैं, इसलिए स्वतः प्रमाण है। वेद कह दिया, वेद का वाक्य बिल्कुल स्वतः प्रमाण वेद होता है। वाक्य बोलते वेद हैं, वाक्य जी, होता है। जी। वेद को प्रमाण मानना, हम्म। ये पहली बात। और वेद प्रमाणित कस्यचित् कृतवाद है, इस जगत का बनाने वाला कोई ईश्वर है, सृष्टा है, ये इस बात को मानने वाला। दूसरी बात होगी स्नाने धर्मेच्छा जातिवाद नदी में स्नान करके हाँ, स्नान करने से गंगा में, जमुना में, कावेरी में, इसमें स्नान करने से क्या होता है, धर्म की इच्छा करना है, वो धर्म होगा। जैसे लोग गंगा जी में जाते हैं, जमुना जी में जाते हैं। और चौथी बात उन्होंने कही कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति वर्ण व्यवस्था जातवाद को मान करके अहंकार महसूस करता है, इस पर विश्वास करता है, तो जातवाद संताप आरंभ पाप हाना है चेती, और पापों को नष्ट करने के लिए जो भी पाप किए हुए हैं शरीर को कष्ट देता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है उल्टे लटक जाते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई आसन करने वहाँ ध्वस्त प्रज्ञा नाम पंचलिंगानी जा रही। इन लोगों की प्रज्ञा जो है ध्वस्त हो गई है, नष्ट हो गई है। ये 5 चिन्ह किसके होते हैं, महामूर्खों के होते हैं। ये जो है आचार्य धर्म कीर्ति लिखा, ये मुझे बात उनकी बहुत पसंद आई। अरे मेरे को यही नाम रखते हैं, ये तो हमारे गुणों के अनुकूल है। जी जी। तो आज जो बुद्ध धर्म की जो स्थिति है कई जगहों पर, उसका पूरी तरह से उस पर जो है रिचुअल्स जो है बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं कई स्थानों पर, और उसका ब्राह्मणाइजेशन भी उसकी कई कई जगहों पर है कि वही पूजा पाठ तंत्र मंत्र। और तो किस तरह से देखते हैं, क्यों इस प्रकार की चीज़ें ऐसा है? ये केवल भारत में नहीं है, श्रीलंका में है, थाईलैंड में बहुत है। नहीं, उसका कारण क्या है जी, ऐसा है, बुद्ध के ज़माने से ही जी बौद्ध धर्म को ब्राह्मणों ने हाईजेक कर लिया था, हाईजेक कर लिया था। आज अगर आप सांची में जाते हैं या और कहीं जाते हैं, सारनाथ वगैरह, सारनाथ, तो आप देखेंगे कि उन पेंटिंग्स में, मूर्तियों में कौन बना हुआ है, भगवान बुद्ध कहाँ से आ रहे हैं, तावतिस्स लोक से अपनी माँ को उपदेश दे करके सीढ़ी से उतर के आ रहे हैं, और इंद्र जो है वो छाता लेके खड़ा हुआ है। जी जी जी, छाता लेकर खड़ा हुआ है। मतलब ये है कि वो ऐसी बातें बताई हैं
जो कि बुद्धि ने उन बातों को कभी स्वीकार नहीं किया और न कहा। जी जी। तो मैंने एक बार ये वसंतान कौशल्या जी से पूछ लिया था, हम्म, तो भंते जी ये क्या बात है कि हम लोग तो इंद्र पे विश्वास नहीं करते, और आज हम जो मूर्तियाँ देखते हैं या बहुत सी बौद्ध धर्म में ऐसी बातें देखते हैं जिनमें ब्राह्मणवाद घुसा हुआ है। जी जी। तो बंते सिंह ने बड़ी शानदार बात कही कि देखो, पहली बात तो ये है कि बौद्धों ने मूर्तियाँ इसलिए बनाई, पेंटिंग इसलिए बनाई कि ये बताने के लिए कि देखो इंद्र तुम्हारा सबसे बड़ा देवता है, जी जी। और हमारे भगवान बुद्ध सावंत से लोग से आ रहे, तुम्हारा अच्छा। इंद्र छाता लेके खड़ा हुआ है, हाँ। मतलब सेवक का काम कर रहा है ना, ये बात बताई। फिर उन्होंने कहा कि जो लोग अपना धर्म छोड़ करके आ रहे हैं, अगर उनसे सीधे ही कहेंगे कि देवी नहीं है, देवता नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, तो वो स्वीकार नहीं होगा। तो उनकी जगह कुछ इस प्रकार के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डेवलप किए, या उस ज़माने के लोगों ने डेवलप किए, जो कि उन्हें अखरे नहीं। अच्छा। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में उन्हें अखरे नहीं, वो कहे भाई हम तो उसी तरह की बात कर रहे हैं, समझे, पूजा पाठ भी कर रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा कि लोग जो हैं बुद्ध के सामने पूजा करते हैं, है ना, लेकिन उसका तात्पर्य जो है ये नहीं है जो कि जो बुद्ध की पूजा करने का, उसका मतलब तो ये है कि बुद्ध के सामने जाते हैं, और जैसे सुबह में उठता हूँ, बुद्ध के दर्शन होते हैं, तुरंत ध्यान कहाँ जाता है, पंचशील पे जाता है। जी जी बिल्कुल। उनके मार्ग पर जाता है, उन्होंने क्या बताया है ना। अब ये नहीं है कि साहब बुद्ध की पूजा करने समय ये मिल जाएगा, जी वो जी मिल बिल्कुल जाएगा, वो बिल्कुल, नहीं है, हमारी है ना? लॉटरी खुल जाएगी, लॉटरी को वो नौकरी लग जाएगी। हाँ, वो नहीं है, समझे। जी जी जी। एक दिन की मैं बात बतलाऊँ कि मैं जा रहा था, ऑफिस जा रहा था, तो एक आदमी पैदल पैदल जा रहा था, दिल्ली की बात है, जी। तो बच्चा भी था उसके साथ में और उसकी बीवी भी थी। मैंने लौट करके उससे पूछा, मैंने कहाँ जा रहे हो? तो सब वैष्णो देवी जा रहा हूँ। तो पैदल, कहाँ पैदल ही जाऊँगा, मूर्ख आदमी। तो ये बातें बौद्ध धर्म में नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई बौद्ध इस प्रकार की बात करता है तो बौद्ध नहीं है, जी। मैं उसे बौद्ध नहीं कहूँगा। जी जी बिल्कुल। बुद्ध का धर्म तो विशुद्ध रूप से प्रज्ञा पे निर्भर करता है। जी जी जी। विशुद्ध रूप से शील पे अगर कोई आदमी ये कहे कि साहब हम जो है वो शराब भी पिएंगे, हत्या भी करेंगे, व्यभिचार भी करेंगे, है ना, झूठ भी बोलेंगे, है ना, और फिर भी बौद्ध होंगे, तो वो बौद्ध नहीं है, वो तो बौद्ध धर्म के नाम पर कलंक है। तो जो बुद्ध धम्म का, धर्म में वो धम्म का जो, हाँ, धर्म का ही है। हाँ, तो जो बुद्ध धम्म का जो है, कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि महिलाओं की रस्म कोई जगह नहीं थी बुद्ध के समय में। आप इतने वो गलत कहते हैं। अगर महिलाओं के लिए, आपको आश्चर्य होगा, आप इतिहास को पढ़ें तो बुद्ध ही एक पहले ऐसे महामानव थे जिन्होंने महिलाओं को संघ में दीक्षा दी। और भिक्षुणी नहीं बनने दी। भिक्षुणी थी। अच्छा। अरे साहब, मेरे पास पुस्तक है, एक नहीं सैकड़ों थी। अच्छा। यहाँ सैकड़ों थी भिक्षुणी। लेकिन उनके जो प्रमुख शिष्यों में तो सब पुरुष ही थे ना, जितना नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे भाई, आप अगर मान लो औरत होगी भिक्षुणी में, तो वो तो औरत ही रहेगी। जी जी। अब ये थोड़ी वो आदमी बन जाए। अब बुद्ध में ऐसा तो नहीं था जादू मंत्र के आदमी को औरत बना दे, और आदमी को, वो तो औरत ही रहेगी ना। लेकिन उनका स्थान भी उससे क्या कहते हैं, ऊंचा था। जैसे आपकी चांडालिका थी, चांडाल कन्या थी ना, है ना, उसको उससे क्या कहते, कितना अच्छा स्थान दिया। वेश्या थी, कौन सी थी वेश्या? आम्रपाली थी, उसको भिक्षुणी बनाया। अच्छा। हाँ, उसको तो कहा कि तुम भले ही चांडाल कन्या है, लेकिन रानी और महारानी से अच्छा ऊंचा स्थान क्या मतलब, जैसे जैसे आपने कहा ये चांडाल वाला जो बहुत बड़ी बात है, ये चांडाल कन्या को जो है वो बोले कि तुम महारानी जैसी, हाँ, महारानी से जो ऊंचा स्थान प्राप्त, और वैश्या को कह रहे हैं कि तुम भी हमारे उस पे संघ में आई थी, वो संघ में आई थी। आम्रपाली। हाँ, आम्रपाली संघ में भिक्षुणी बनी थी और उसको बड़ा ऊंचा स्थान मिला था। तो कभी ऐसा कुछ बुद्ध ने अपने लोगों को ऐसा कुछ बोला कि जो लोग इस काम को कर रहे हैं या यहाँ पहुँच गए, ये इनको भी अपने साथ रखिए, या इनसे कोई गलती हुई है, कुछ ऐसा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बुद्ध ने हमेशा उन्हें शील का पाठ दिया, प्रज्ञा का पाठ दिया, और वो जो है महिलाएं बड़े जबरदस्त तरीके से जो है भिक्षुणियाँ बनी। अच्छा। तो मैं एक एग्जाम्पल सुनाना चाहता हूँ। एक सेठ थे, उनकी लड़की का प्यार जो था उसके दास से हो गया, अच्छा, स्लेव से हो गया। तो लड़की जो अपना घर का सामान, जेवर फेवर रुपया ले लो आकर के भाग गई, और जब तक वो पैसा रहा तब तक मौज मस्ती मारी। और
एक बार क्या हुआ कि जब पैसा खत्म हुआ तो उसने लकड़ी काटना शुरू कर दिया, उसके आदमी जी। ने, उस दास ने लकड़ी काटना शुरू कर दिया। इसी बीच में उसके लड़का पैदा हो गया। फिर जाते जाते जब दूसरा लड़का पैदा होने वाला था तो उसको सांप ने काट लिया, और वो से क्या कहते हैं वो मर गया। जब मर गया तो औरत ने कहा कि मैं तो अपनी माँ बाप के पास जाती हूँ, कोई खाने की पीने का जरिया नहीं जी। है। वो सब माँ बाप के पास चल दी। रास्ते में एक नदी बहती जा रही थी, नदी में कोई नाव वगैरह पुल वगैरह नहीं था। तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि छोटे बच्चे को तो यहाँ पहले लिटा दूँ, और जो है बड़े को मैं जो है वो पार उतार दूँ। तो वो छोटे बच्चे को लिटा करके और बड़े को पार ले जा रही थी। इतने में छोटे बच्चे को वो कोई चील थी या बाज था, वो उठा के ले गया। जी। अब वो बेचारी घबरा गई, और घबराने के बाद क्या होगा, जो उसका बच्चा था बड़ा वाला वो भी बह गया। अकेली जो है गई, अकेली जब जा रही तो पागल हो गई वो। और पागल कब हुई कि जब उसने गांव के समीप जाकर के पूछा किसी आदमी से अपने बाप का नाम लेकर के, वो है क्या, कि नहीं वो तो तूफान आया था, उनका घर ही बर्बाद हो गया, पूरा नष्ट हो गया। तो वो जो है फिर वो पागल हो गई, कपड़े वगैरह सब उतार दिए, फाड़ दिए। तो वो जाकर के जो है बुद्ध के पास में गई। अच्छा। तो बुद्ध ने उसको जो है दीक्षा दे करके भिक्षुणी बनाया। क्या नाम था? पटाचार का। पटाचार का। पटाचारी। हाँ, पटाचार का जो थी, पटाचार का बनी, समझे, यशोधरा बनी, समझे ना। वो तमाम एक नहीं सैकड़ों से क्या कहते हैं महिलाएं भिक्षुणियाँ बनी। अच्छा। हाँ। और आपको आश्चर्य होगा, बुद्ध के पूर्व महावीर जो थे वो थे जी। बहुत बड़े दार्शनिक थे, है ना, उन्हें भगवान कहते हैं। आपको आश्चर्य होगा, महावीर ने समानता की बात की, जी। जैन जैन जी थे, जी। लेकिन वो स्त्री और पुरुष में भेद नहीं कर पाए। अच्छा। हाँ, बिल्कुल भेद कर दिया। उन्होंने कहा कि स्त्री तो कभी भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकती है। अच्छा, महावीर ने से बोला? महावीर ने कहा है कभी निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकती है। निर्वाण की प्राप्ति अगर करनी है तो इतने हजार वर्ष उसे तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या करने के बाद में वो जो है पुरुष बनेगी। हाँ, और पुरुष बनने के बाद में फिर वो पुरुष इतने हजार वर्ष तक जो है तपस्या करेगा, तब जो है उससे निर्वाण की प्राप्ति होगी। ये किसने कहा? महावीर ने कहा है। तो जो लोग बुद्ध पे आरोप लगाते हैं कि बुद्ध जाति को खत्म नहीं किए, और जो क्षत्रिय थे और उस प्रकार दलितों का या जो छुआछूत, उसमें दलित शब्द तो था नहीं, उसमें तो शूद्र, अतिशूद्र या अछूती शब्दों का इस्तेमाल शायद होता रहा होगा। ऐसा है जी। जो लोग इस तरह की बात करते हैं उन्होंने बुद्ध के धर्म को पढ़ा ही नहीं है ना, बुद्ध को समझा नहीं है, बुद्ध के धर्म को पढ़ा ही नहीं है। बुद्ध के धर्म में चांडाल भी आए, है ना, वैश्य भी आए, शूद्र भी आए, टचेबल भी आए, अनटचेबल भी आए, है ना। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो कि बुद्ध के शरण में नहीं आया। और उसमें ज्ञान और करुणा दोनों की भागीदारी है। वो तो जो लोग कहते हैं उन्हें पता ही नहीं है बेचारों को। हमें तो उनके ऐसे लोगों के ऊपर रहम आता है। हम केवल ये कहते हैं भैया तुम पढ़ो, है ना, अपने दिमाग में कोई कुंठा रख करके मत पढ़ो। बट जैसे लोग ये बोल, अभी एक अचानक से जब अस्मिताओं की बात चलने लगी कि भाई हमारी अपनी अस्मिता थी, तो कई लोग बोलते हैं जैसे अभी जैसे रविदासी बोल देंगे कि भाई हमारे पास तो पहले से ही आदि धर्म है, रविदासी धर्म है। और कई लोग बोलते हैं कि दलितों के तो अपने बहुत सारे आजीवक धर्म, जैसे बोलते हैं कि आजीवक तो पुरानी हमारी संस्कृति है, तो हमको दूसरे से उधार लेके क्या मतलब? आपको पता है आजीवक जो थे बुद्ध के जमाने में भी थे। जी जी। और आजीवक नंगे धड़ंगे रहते थे, आपको यही पता नहीं है, नग्न रहते थे, है ना। तो उनसे कहो कि अगर जब आजीवक तुम्हारे गुरु नंगे रहते तो तुम भी नंगे रहो, तुम क्यों नहीं रहते नंगे? तो आजीवक माने जो मेहनत का समाज है? नहीं, आजीवक एक संप्रदाय था। अच्छा। बुद्ध के जमाने में आपको तो मैं आपको ग्रंथ बता दूं, बुद्ध के जमाने में 8 प्रकार की, सॉरी 6 प्रकार के वो थे स्कूल ऑफ थॉट। जी। 6 प्रकार के स्कूल ऑफ थॉट थे, उसमें एक आजीवक भी थे जी, जैन भी थे, है। तो आजीवक लोग जो थे वो तो साधु थे, नग्न रहने वाले साधु थे। अगर ये कहते हैं कि हम जो आजीवक हैं फलाने, लेकिन तो भैया तुम जैसे आजीवक पहले नंगे धड़ंगे रहते, तुम भी नंगे धड़ंगे रहो। अरे बुद्ध ने तो ऐसा काम किया है, कई आजीवक जो थे वो बुद्ध के भक्त बने। बुद्ध ने समझाया उन्हें कि नंगे रहने से काम नहीं बनेगा। तो बुद्ध ने जो जब बुद्ध का धम्म का स्थापना किया है, जो भी ये कई लोग इसको ये बोलते हैं कि जो ब्राह्मणवाद था इसके
इसके खिलाफ में उन्होंने विद्रोह किया, ये उससे पहले था क्या? आपकी क्या क्या मतलब समझा नहीं? कि बुद्ध धर्म जो है वो यहाँ पर वेदों से पहले का है, वेदों के बाद का है, या ब्राह्मणवाद के विरुद्ध एक जातीय अहंकार के खिलाफ या अंधविश्वास के खिलाफ एक देखिए ऐसा था, आंदोलन? देखिए ऐसा था, जी। ये तो आप जानते ही हैं कि बुद्ध के धर्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दुख की समाप्ति, जी। है ना। बुद्ध कहते ही हैं सब्बं दुखं दुखं, संसार में दुख ही दुख है। जी। अब दुख के उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं, अंधविश्वास भी है, जी। पाखंड भी है, वेद भी हैं, क्योंकि वेदों में उसका वर्ण व्यवस्था का विधान है, बिल्कुल। वर्ण व्यवस्था से दुख उत्पन्न होता है। वेदों में यज्ञों का प्रावधान है जिससे दुख पैदा होता है। तो बुद्ध का जो वो था ना, समाज दर्शन था, समाज दर्शन था, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि समाज में जो दुख व्याप्त है, चाहे धर्म की वजह से है, चाहे दर्शन की वजह से है। अगर दर्शन की वजह से है तो उसके लिए उन्होंने प्रज्ञा बताया, प्रज्ञा का अनुशीलन कीजिए। और अगर मान लीजिए शील की वजह से है तो उन्होंने आपको शील का उपदेश दिया। शील का उल्लंघन, चूंकि वेदों में तो शील का उल्लंघन का काफी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है यज्ञ का होते थे, लोग अश्वमेध यज्ञ होते थे, शराब पीते थे, शराब पीने के बाद में बदमाशियां करते थे, है ना। तो बुद्ध ने तो इसके खिलाफ आंदोलन किया, है ना। और बुद्ध तो ये कहते थे कि ये आपका पंचशील है, पंचशील तो था ही, उसे क्या कहते हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, वेदों के खिलाफ था, है ना। आपको तो आश्चर्य होगा कि बुद्ध ने ही नहीं, जो बुद्ध के समकालीन और बुद्ध के पूर्व चारवाक जो था, चारवाक का नाम सुना होगा, लोकायत दर्शन, हाँ लोकायत जिसे कहते हैं, चारवाक भी कहते हैं। और इसकी स्थापना करने वाले आचार्य बृहस्पति थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि त्रयो वेदस्य कर्तारो भंड धूर्त निशाचर है कि वेदों के बनाने वाले को भंड हैं, निशाचर हैं। वे निशार त्रयोवेद का भंड धूर्त निशाचर, धूर्त भी है, निशाचर भी है, भंड भी है, समझे ना। तो ये तो बुद्ध के पहले से भी आंदोलन चला हुआ था। जी 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 बिल्कुल। तो ऐसा है, इसलिए ऐसा है, देखिए कि होता है ना क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, है ना। तो ये तो पहले से शुरू हो गई थी। हाँ, लेकिन ये बुद्ध ने जो है उसका रूप बड़ा साइंटिफिक दे दिया, विवेक पे निर्भर दिया, है ना। वो होता है ना, किसी ने कहा तू काना, तो उसने कहा तू तेरी दिमाग फूटी है ना, गाली पे गाली। हाँ, गाली पे गाली। वो बुद्ध ने नहीं किया। बुद्ध ने जो है वो उत्तर दिया, किस पर निर्भर था, प्रज्ञा पर निर्भर था, शील पर निर्भर था, करुणा पर निर्भर था, है ना। तो ये जो है ना, जो बुद्ध के बारे में आलोचना करते हैं उनको पता नहीं है, उनको भैया पढ़ो और तुम्हारे दिमाग में जो कुंठाएँ हैं, और यह जो चश्मा लगा हुआ है, चश्मे की तो बात है। अगर किसी आदमी के पीला चश्मा है तो दुनिया पीली पीली दिखाई देगी, नीला है तो दुनिया नीली नीली दिखाई देगी। तो भैया ये चश्मा उतार करके सभी चश्मा लगाओ जिससे कि तुम्हें फैक्ट्स का पता चले, तथ्य का पता चले। देखिए मैं बताता हूँ आपको, रावत जी, मैंने कुरान को पढ़ा है, बाइबल को पढ़ा है, कुछ वेद पढ़े हैं, रामचरितमानस पूरा पढ़ा है, वाल्मीकि रामायण पूरी पढ़ी है, उपनिषद मैंने पूरे पढ़े हैं, मनुस्मृति को 20 बार लटके फेंक दिया है। अच्छा। हाँ, और कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें मैं अथॉरिटी से बात कर सकता हूँ, समझे। हाँ, है ना। तो अब एक बात बताइए, मैं अथॉरिटी से कैसे बात करता हूँ, इसलिए बात करता हूँ मैंने पढ़ा है, देखा है ना। आओ देखो, तो मैंने तो देखा है। बुद्ध ने भी तो कहा है अगर आपको देखना चाहे आइए और देखिए, हैं यही पश्चिम को आओ देखो। अरे तुम यही पश्चिम को नहीं करोगे और दूर से ही कहते रहोगे तो गलत बात है। एक बुद्ध के बारे में ये भी आलोचना की जाती है कि बुद्ध जो थे वो निराशावादी थे, बहुत दुख 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 की हाँ, दुख की बात करते। मैं इस बात को जब मानता कि बुद्ध दुख की बात करके ही अपनी बात को समाप्त कर देते। वो तो सही बात है, बिल्कुल। ये तो वो वाली बात हो गई कि बुद्ध ने जो है आदमी के हाथ पैर बांध दिए और समुद्र फेंक दिया। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, उन्होंने तैरना भी सिखाया। इस समुद्र को कैसे पार किया जा सकता है, कौन से साधन से किया जा सकता है, वो अष्टांगिक मार्ग दिया। उसका अनुशीलन करके आदमी जो है वो समुद्र को पार कर सकता है, दुखों को दूर कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। वो तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये तो बेचारे आधे रास्ते में फेंका नहीं है किसी को, कि जाके पूरा मार्ग दिखाया है, फिलॉसफी पूरी है। और क्या है।
तो आज जो हम बाबा साहब का एक सपना था कि भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने का हम्म, सपना, 1956 में भी वो, मेरे को लगता है कि वो दौर उनका सबसे महत्वपूर्ण भी था, हम्म, जब वो जिन्होंने बुद्ध धर्म को जो है हम्म, भारत में पुनर्जीवित करने के लिए जो बात रखी, हम्म, और बहुत कहा कि मैं एक प्रबुद्ध भारत को देखना चाहता हूँ। हम्म, राजनीतिक सत्ताएं भी आई और आ भी रही हैं और लड़ाई भी लड़ रहे हैं लोग। आपको क्या लगता है अभी कि कई लोग पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की भी बोलते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो सांस्कृतिक परिवर्तन की जो लड़ाई है, हम्म। ये इसको करने के लिए आगे क्या करना चाहिए, क्या देखते देखिए हैं आप? देखिए, ऐसा है रावत जी, जी। इसके लिए तो मेरी स्पष्ट धारणा है, स्पष्ट विचार है। वो ये है कि भारत का कल्याण, वो ये जो अभी आपने बात कही है, वो जब तक साकार नहीं हो सकता है ना, साक्षात रूप धारण नहीं कर सकता, तब तक हम लोग बुद्ध के धम्म का अनुशीलन नहीं करें। हम्म, कोरे गाल बजाने से, आप तो जानते हैं ना, ये हमारे यहाँ गांव गांव में कहावत जी है, जी। कोरे गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। हम्म, चाहे आप आजीवक की बात कीजिए, चाहे कबीरदास जी ने जो बात कही है, कोरे गाल बजाने से उन्होंने जो रास्ता बताया है, जो उसका अनुशीलन करना है। रविदास जी ने जो रास्ता बताया है, उसका अनुशीलन करना है। बुद्ध ने जो रास्ता बताया उसका अनुशीलन करना है। बिना अनुशीलन करने के तो जो है कोरे गाल बजाने से न तो दुख समाप्त होगा और न प्रबुद्ध भारत बनेगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। चलना है, स्टार्ट करना है। वो एक कहावत है ना, जब जागो तभी उससे क्या सवेरा है। जी जी अरे तो भैया स्टार्ट तो करो, है ना, भाषण देने से बात नहीं जी। बनेगी। जो आप जैसे लोग उस जमाने में जो 1950 के बाद जिन्होंने बाबा साहब को भी देखा, और आप कहते हैं कि आप जिनोबा के आंदोलन में भी जी थे, हाँ, विनोबा का तो आंदोलन। ये कॉन्ट्रडिक्शन आपने कैसे मैनेज किया, मतलब कैसे आप बाबा साहब के साथ भी आ गए, विनोबा के आंदोलन में भी आ नहीं गए? नहीं, वो विनोबा का आंदोलन जो था ना, अभी पहले हमने बात शुरू की तो वो भूमि, जी जी जी। हाँ, भूमि से शुरू की थी। जी जी। विनोबा की मैं और दूसरी बात से सहमत नहीं था। अच्छा। ऐसा था, जो भूमिदान वाली बात की थी विनोबा ने, हम्म, जो गरीबों को देने के लिए। देने के लिए, जी तो हम इससे जुड़ गए। मैंने गरीबों को, भाई गरीब तो शेड्यूल कास्ट के जी लोग जी, होते हैं, बिल्कुल दलित ही बिल्कुल। होते जी हैं। जी जी। दलितों को जमीन मिल रही है तो चलो उससे क्या कहते हैं, तुम भी जिंदाबाद करो, अच्छा। है ना। एक बार ऐसा हुआ कि फतेहपुर सीकरी एक जगह है, हम। फतेहपुर सीकरी ने, वहाँ के ठाकुरों ने और जमींदारों ने जो है दलितों को जमीन बांट दी, अच्छा। जमीन बांट दी। और बाद में जब विनोबा का आंदोलन तो ढीला पड़ गया तो उन्हें छीन ली। अच्छा छीन लिया। अच्छा तो जब हमें पता चला, हाँ। हमारे पास ये खबर आई कि छीन ली, तो हम गए, हम्म, हम गए वहाँ पर। अच्छा। मैं गया था, एक बहुत भिक्षु थे और 2-3 आदमी और थे। हम्म, वहाँ पहुँचे तो पता चला, अरे भाई वो आ गए, अच्छा जमीन लौटाओ, अच्छा जमीन लौटाओ। ये तो इनके साथ तो कलेक्टर भी है, कमिश्नर भी है और तहसीलदार भी अच्छा। है ना। तो जमीन हमने वापिस करवाई। तो इसलिए हम जुड़े थे विनोबा से। नहीं, कौन जमीन देता है अपनी, जी 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 जी। विनोबा के प्रभाव से जमीन मिल गई। तो अच्छा है, बेचारे गरीबों को मिली। तो यहाँ तक तो हमारी उसकी हाथ मिलाने वाली बात थी। अच्छा। और दूसरी बात पे जो भैया हमारी तारीफ नहीं पड़ती थी, अपने घर बैठो। फिलोसफी आपको उनसे मतलब नहीं था, लेकिन जो हाँ, प्रैक्टिकल जो उन्होंने हाँ, लड़ाई लड़ा तो जी, जी, प्रैक्टिकल लड़ाई थी। उसको आप स्वीकार करें। फतेह सीकरी जी गए तो सारा वहीं पर रात में रहे और उन्होंने थाली में खीर परोसी, खीर खाई और खीर में जो गुड़ डाला, गुड़ के साथ खाई थी, बड़ा मजा आया था। अच्छा। हाँ। तो जमीनें वापस कर दी फिर? हाँ, कर दी साहब। अच्छा, ली नहीं? नहीं, अच्छा। वापस करवा दिए। तो आप जो है बुद्धप्रिय मौर्य जी के साथ बहुत नजदीक से बहुत आपने उनसे काम। बहुत। अब बुद्धप्रिय मौर्य जी को ये बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद इतना बड़ा स्पीकर, मतलब स्पीकर के हाँ, लेवल पे नहीं, जो नहीं, है, मैं मानता हूँ। नहीं, स्पीकर पूरे भी- उत्तर भारत में तो जबरदस्त वो लोगों को हिला देते थे। हाँ, स्पीकर भी थे और थिंकर भी थिंकर भी थे। थिंकर भी थे। लेकिन वो जो है, मतलब एक एक उनका एक स्लो प्रोसेस में उनकी डेथ हुई है। हम्म। स्लो प्रोसेस में इन सेंस की, मतलब कैसे कांग्रेस में नरसिम्हा राव के साथ, फिर बीजेपी में जा करके, तो ये ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा हुआ, मैं बताऊँ। मौर्य जी को की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी। नरसिम्हा राव जी के जाने के बाद में सीताराम केसरी को अध्यक्ष बनाया था जी कांग्रेस कमेटी का। जी। सीताराम केसरी और मौर्य जी की यूँ थी, हाँ। वो कुत्ते बिल्ली का सा बैठ था। तो एक दिन हम लोग मौर्य जी के कक्ष में बैठे हुए थे, एआईसीसी के दफ्तर में। एक आदमी ने कहा कि साहब, आपको तो कांग्रेस से निकाल दिया है, कांग्रेस से निकाल दिया है। मौर्य जी ने, क्या, हमको पता ही नहीं है उसने निकाल दिया। हाँ, तो वो निकाल के भाग गया, प्रेस में जिससे क्या कहते थे, प्रेस नोट दे गया। तो मौर्य जी जब गए तो वहाँ से सीताराम किसी गायब।
वो साहब काफ़ी चिंतन मनन किया, मौर्य जी ने गुस्से में आकर के कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद में उन्होंने कई महीने के बाद मुझे बुलाया, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते थे वो मेरे मुझसे जरूर पूछा करते थे कि मैं ऐसे ऐसे मेरा विचार है, लोग मुझसे कह रहे हैं, सूरज गांधी भी कह रहे हैं, प्रोफेसर लोकेश चंद्र भी कह रहे हैं, और 2-3 आदमी और का नाम लिया कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। मैंने मना किया कि मैं ऐसा मत कीजिए। आखिर में ऐसा हुआ, बीजेपी वालों ने उनकी वो हालत कर दी कि जब उनकी डेथ हुई तो मुझसे कहने लगे कि मुझे बीजेपी ने ऐसा धोखा दिया है, ऐसे अंधे कुएं में डाल दिया होगा, मैं जीवित नहीं निकलूंगा। तो बीजेपी वालों से वो बहुत नाराज हो गए थे बाद में। तो जो जो बहुत सारे अम्बेडकरवादी या बहुत सारे लोग जो है ये जिंदगी भर जो है एक ब्राह्मणवाद के इनके खिलाफ संघर्ष होता है, मनोवाद के संघर्ष की बात करते हैं, ये अंत में जाके भाजपा या हिंदुत्व की शक्तियों के साथ कैसे मिल जाते हैं? ये आपने जो बात की थी अभी, उसका मैं सटीक उत्तर देता हूँ। ऐसा है, ये कुर्सी का मोह जो है ना जी, वो आदमी को खा जाता है। जो विशुद्ध रूप से सिद्धांत वाले व्यक्ति हैं, जो सिद्धांत पे विश्वास करते हैं, वो किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। उदाहरण के लिए आपने साहब सिंह वर्मा का नाम सुना जी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। साहब सिंह वर्मा केंद्र में बीजेपी का मंत्री था। जी, मंत्री तो वही बना था वो, लेकिन मेरी उससे 40-45 साल पुरानी मित्रता थी। अच्छा। हाँ, व्यक्तिगत मित्रता थी। हाँ जी, हाँ जी। हम लोग त्रिनगर रहते थे, वो भी त्रिनगर में रहता था, तो बड़े अच्छे संबंध थे। एक दिन उसका टेलीफोन आया मेरे पास कि डॉक्टर साहब मैं आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ, आप आ जाइए या मैं आ जाता हूँ। मैंने भैया मेरा घर इतना छोटा है कि तू अकेला तो आएगा नहीं है ना, बड़ी परेशानी हो जाएगी। कि नहीं तो आप आ जाइए। तो मैं रावत जी यहाँ से 2-3 आदमी साथ लेकर के गया, तो वहाँ बहुत बढ़िया कमरा था, मिनिस्टर था, केंद्रीय मंत्री था, और ये समझिए बहुत अच्छा नाश्ता तैयार किया। जी जी। और उसकी मिसेस ने जो है वो भी हमें जानती थी, वो खीर वगैरह या बहुत बढ़िया खाना खिलाया ना। तो लास्ट में वो जो 3-4 आदमी और बैठे हुए तो उनसे परिचय भी करा दिया था पहले जी। जैसा ये बीजेपी के वो हैं, ये फलाना ये ठिकाना है, तो ये आरएसएस का है ना। जी जी जी। मैंने इसलिए बुलाया है, ये लोग भी इसलिए बुलाए हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा। आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और आपकी जो शर्त हो वो बता दीजिए, आपको हम राज्यसभा में ले आएंगे, आपको हम किसी स्टेट का गवर्नर बना देंगे, आप कहें तो किसी देश छोटे वो बुद्धिस्ट कंट्री का एम्बेसडर बना देंगे, हाई कमिश्नर बना देंगे, है ना, और या दिल्ली में किसी कमीशन का चेयरमैन बना देंगे। तो मैंने हंस के कहा, मैंने वर्मा जी आपने गलत डायल कर दिया भाई। आपको पता है कि मैं सैद्धांतिक रूप से मैं बीजेपी में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं आपके यहाँ जो नाश्ते पर आया हूँ तो केवल व्यक्तिगत दोस्ती है, व्यक्तिगत संबंध, इसलिए से आया हूँ। अगर कोई मुझे और आदमी बुलाए तो जाऊँगा नहीं। सही बात है ना। क्योंकि नहीं, वो मौर्य जी जो हैं वो बीजेपी में आ गए, आप भी आ जाइए, आपका कल्याण होगा। मैंने कि मुझे ऐसा कल्याण नहीं चाहिए। मौर्य जी के अपने सिद्धांत हैं, मेरे अपने सिद्धांत। जी बिल्कुल, मैं सिद्धांत पे कभी वर्मा जी दोस्ती नहीं करता हूँ। हाँ, आपने नाश्ता कराया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। बहुत पीछे पड़ा लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। ऐसा है रावत जी कि जो लोग सिद्धांतवादी व्यक्ति होते हैं, जैसे बाबा साहब थे, जी जी बिल्कुल, लोग तो उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बिल्कुल। मैंने उनसे कहा कि भारत में क्लास भी है और कास्ट भी है जी, और आप भी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता होकर के कभी आपने ये नहीं सोचा जी, या आपने अपनी पॉलिट ब्यूरो में ये सवाल नहीं उठाया कि यहाँ पर कम्युनिज्म जब पनपेगा तब आप लोग जो हैं क्लासलेस के साथ साथ में कास्टलेस सोसाइटी की बात करोगे। दोनों बात करना जरूरी दोनों बात करने से जो है यहाँ पर कम्युनिज्म फैलेगा। जी जी। आप कम्युनिस्ट होते हुए अपने नाम के पीछे गुप्ता लगा रहे हैं, कोई शर्मा लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर कम्युनिज्म एक पाखंड बन के रह गया है। कभी यहाँ पर कम्युनिज्म फैल नहीं सकता, क्योंकि अरे भाई आप बामन भी हैं, बनिया भी हैं, अब कम्युनिस्ट भी कैसे हो सकता है? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। अब उन पर कोई जवाब नहीं बना,
लेकिन उन्हें ये मालूम पड़ गया कि मैं बलवंत राजपूत कॉलेज में पढ़ाता हूँ, जी। फिलोसफी डिपार्टमेंट में। तो साहब उन्होंने दूसरे दिन जो है मेरे डिपार्टमेंट में पहुँच गए अच्छा। और मुझसे कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा। तो मैंने कहा मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि जहाँ पर जातिवाद हो हाँ। और तुम अपने आप को कम्युनिस्ट भी कहती हो? ये तो मजाक हो गया भाई। अच्छा। कैसे हो जाए, हो गया कम्युनिस्ट। तो यहाँ जो कम्युनिज्म जो है चल नहीं पा रहा है। मैं अपने को उसे कम्युनिस्ट कहता हूँ, लेकिन मैं कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं जुड़ता। कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं हूँ। हालांकि मेरी सबसे जानकारी है हम्म। सीपीआई वालों से, सीपीएम वालों से भी। कभी चंदा मांगते हैं इलेक्शन के, जिसमें मैं चंदा, चेक का चंदा भी भेज देता हूँ। कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाता है। एक बार हम माल रोड पे रहते थे, कोई आदमी पार्लियामेंट के लिए खड़ा हो गया, तो मैं अपना वोट दे आया। तो एक ने कहा कि साहब आपने तो वोट खराब कर दिया। मैंने कम से कम कुछ न कुछ तो मिलेंगे, तो उसे 525 वोट मिले थे। एक आपका भी था। हाँ, एक उसमें मेरा भी था। तो मैंने कहा ये सिद्धांत की लड़ाई है। मैं वोट दे देता हूँ, लेकिन अपने आप को कम्युनिस्ट नहीं कहता। और उसका, और भारत में कम्युनिज्म न फैलने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ के कम्युनिस्ट जो हैं वो वर्ण व्यवस्था, जातवाद के पुचकल्ले को जो है वो पीछे लगे रहती है, समझे ना? तो है ना? मतलब ज्यादातर कोई जो जो कम्युनिज्म था, हाँ। लीडरशिप थी, वो ब्राह्मणों के हाथ में हाँ, अब देखिए मैं बताता हूँ। थी। यहाँ के दो कम्युनिस्ट बहुत बड़े लीडर थे। जी। एक तो था वो दक्षिण भारत का, एक बम्बई का था, नमूद्रीपाद। नमूद्रीपाद था। और एक डांगे थे। एक डांगे थे, जो बाबा साहब के खिलाफ खड़े हुए। बताओ क्या कहते थे? हम्म। डांगे और नमूद्रीपाद दोनों ये कहते थे पहले हम बामन हैं, उसके बाद में कम्युनिस्ट हैं। ये कहते थे। मतलब ब्राह्मणवाद पहले हाँ, बनना चाहिए। मतलब ये है कि बामन पहले बनते थे, मनुस्मृति पहले आती थी, रामचरितमानस और रामायण पहले आते थे, पुराण पहले आती थी, वर्ण व्यवस्था पहले आती, उसके बाद कम्युनिस्ट है। अरे वो तो पाखंडी हो गए, वो तो कम्युनिस्ट है कहाँ? अच्छा, रही बीजेपी की। मैं बीजेपी ने तो देश का सत्यानाश कर दिया जी। है ना? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मैंने पहले ही आपको बताया था कि भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें आपकी समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है और सामाजिक न्याय है। 4 बातों पर निर्भर करता है। अब आप इनके हिंदुत्व को देखिए, वर्ण व्यवस्था की स्थापना करता है ना? और मनु की बात करता है। और मनु ने तो इतनी खुराफात बकी हैं। मैंने खुराफात शब्द का प्रयोग जानबूझ के कर रहा हूँ। क्या कहता है पता मनु? वो कहता है कि अगर शूद्र की स्त्री खूबसूरत हो तो छीन लो। जी जी जी। शूद्र अगर मालदार हो जाए तो उसके पैसे छीन लो, है ना? शूद्र की बीवी से कोई परहेज नहीं है। लेकिन अगर शूद्र को किसी ब्राह्मण से दोस्ती हो जाए या प्यार हो जाए तो उसे 4 पाई से बांध करके आग लगा दो। शूद्र कभी जज नहीं बन सकता है। ये इतने पागलपन की बातें जिस रामायण में कही हो, जिस मनुस्मृति में कही हो, जिसने अन्य स्मृतियों में कही हो, तो ये समझिए कि ये लोकतंत्र के तो जान दुश्मन है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये हिंदुत्व की बात जो करते हैं ना, लोकतंत्र के जान दुश्मन है। और जो बेचारे दलित हैं, वो अगर मान लीजिए बीजेपी की बात करते हैं तो वो तो ये समझिए कि बेचारों को पता नहीं। बेचारे हैं या बेचारे को पता नहीं, जो धूर्त हैं धूर्तों को बेचारे तो कहेंगे। बेचारे में धूर्त में हाँ, फर्क है। नहीं, जिस आदमी को देखिए जानबूझ करके आप अपने पैर जो है काठ में देते हैं। मैं अपने नहीं देते हैं, वो समाज का देते हैं। अपना तो फायदा के लिए चले जाता ना। नहीं, वो भी तो गलत है ना। तो अगर देखिए मुझसे कहा साहब सिंह वर्मा ने कि आप जो बीजेपी में आ जाइए, आपको पार्लियामेंट का मेंबर बना देंगे, ये कर देंगे। मैंने मना कर दिया, नो, नॉट एट ऑल। तो जो बहुजन और दलित या बिटकरवादी दल हैं, उनका क्या रवैया होना चाहिए आज के लिए? देखिए रवैया साफ है। 2 और 2 मिल के 4 होते हैं। अगर 3.25 करने की कोशिश की तो गलत है, और 4.25 करने की तो भी गलत है ना? दलितों को और बहुजन को ये चाहिए कि बीजेपी से तो वो संबंध स्थापित करें ही नहीं। बीजेपी तो इनकी जानी दुश्मन है ना? इनके अलावा और भी उससे क्या कहते हैं पार्टियां हो। हालांकि बहुजन समाज पार्टी है, वो भी कुछ कर रही है ना? और लेकिन कोई नया अपना कॉम्बिनेशन तैयार करें। कांग्रेस में भी वही है, जैसे सांपनाथ, जैसे काशीराम जी कहते थे सांपनाथ, वैसे नागनाथ, है ना? कांग्रेस भी वही है, बीजेपी के लोग रही है। अब इन्हें कोई नया रास्ता बनाने की जरूरत है।
तो नया रास्ता कैसे बने एक? यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जी। राजनीति की इच्छा शक्ति भी रखते हैं, राजनीतिक उनमें हिम्मत भी है काम करने की, पैसा भी है। तो उन लोगों को सामने आकर के एक नया विकल्प तैयार करना पड़ेगा, जो कांग्रेस के और जो मौजूदा जो पार्टियां हैं उनके विरुद्ध होगा और उनका विकल्प देगा। उसमें आपको समाजवाद, ये जो अच्छी अच्छी बातें लोहिया की हैं, अच्छी अच्छी बातें, सब बात नहीं, अच्छी अच्छी बातें, और जो मार्क्स ने बात कही है, मार्क्सवाद की बात है, ये भारतीय मार्क्सवाद की नहीं, मतलब मार्क्सवाद की, हाँ मार्क्सवाद ओरिजिनल की मार्क्स। ओरिजिनल बात, वो लेकर के भारत के गरीबों का, शोषितों का, दलितों का और अल्पसंख्यकों का, उसमें अल्पसंख्यक भी लेने पड़ेंगे, आदिवासी भी लेने पड़ेंगे, और आपके ये शूद्र भी लेना पड़ेगा, शूद्र ओबीसी वगैरह हैं, ये सब लेने पड़ेंगे। और इनमें जागृति पैदा करनी पड़ेगी कि अगर आपको बीजेपी वाले कुछ प्रलोभन दे रहे हैं तो भैया उस प्रलोभन जो थोड़ी सी मिनट का होगा, थोड़ा सा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्षणिक होगा। अगर उस क्षणिक को खत्म करके तुम स्थायी शासन की बात करो, स्थायी सुख की बात करो, स्थायी राजनीतिक विकल्प की बात करो, तब तो बात बन सकती है। नहीं तो इसमें इस प्रकार की जो दलित, बहुजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक राजनीति में महिलाओं का क्या रोल देखते हैं आप? अरे महिलाओं का तो बहुत बड़ा रोल होगा। महिलाओं अभी को तो कहीं दिखाई नहीं देता ना, दूर दूर तक। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये प्रोसेस जो है बड़ा स्लो प्रोसेस होगा, है ना। उसमें आपको शिक्षा का भी प्रसार करना पड़ेगा, क्योंकि बिना शिक्षा के तो बात बनेगी नहीं, है ना। जो आपके वैल्यूज़ हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, जी, जी। उनका प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा। जब लोगों को पता चल जाए कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ये हैं, जी। इन पर चल करके ही, इनका अनुशीलन करके ही हमारा कल्याण हो सकता है, देश का कल्याण हो सकता है, तब तो बात बनेगी। अब ऐसे अधकचरे स्थिति में आप कुछ करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, समझे ना। आज अगर हम बोलें कि जो इस प्रकार की पार्टियां हैं वो कोई वैकल्पिक घोषणा पत्र नहीं बनाती कि हमारी ये नीति होगी, हमारी शिक्षा नीति होगी, आर्थिक नीति होगी, विदेश नीति होगी, ये क्यों नहीं बनाती? क्या होना चाहिए? नहीं, आजकल जो है सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई थी, वो है कुर्सी तंत्र, है ना। हर एक आदमी चाहता है कुर्सी आए, और कुर्सी आने से जो है वो अपना धंधा करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम बोले कि तो जो जो अगर हम बोलो कि जो ऐसी पार्टियां हैं जो अम्बेडकरवादी कह रही हैं अपने आप को, उनकी राजनीतिक दशा, दिशा, नीतियां क्या होनी चाहिए? देखिए आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक। देखिए ऐसा है, जो अम्बेडकरवादी पार्टियां हैं वो तो मुझे एक ही पार्टी दिखाई देती है, भाजपा है ना। और भाजपा भी इस समय उसकी दिशा भी खराब हो गई है और दशा भी खराब हो गई है। जब तक काशीराम जी थे तब तक उन्होंने एक अच्छा थॉट दिया, अच्छा रास्ता दिया, है ना, और पार्टी अच्छी तरह चली, सशक्त भी हुई। आज जो है मायावती के ऊपर और बहुजन समाज पार्टी के ऊपर अनेक प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं, और उसमें देख लिया आपने उसकी स्थिति क्या हुई है। पार्टी की स्थिति जो है अब वो नहीं रही जो कि पहले थी। अब देखिए मुसलमान इनसे कट गए हैं, ओबीसी बहुत से कट गए हैं, है ना। अब केवल मात्र इनके साथ में चमार और जाटव जाति के लोग रह गए हैं, है ना। सही बात तो ये है। अब आपको पता है कि एक जाति की वजह से या एक जाति के बल भरोसे पे आप सत्ता पे काबिज नहीं हो सकते। जी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 2 बार हारे। जी। क्यों हारे? क्योंकि उनकी राजनीति केवल महारों तक ही सीमित थी, बिल्कुल, है ना। महारों तक ही सीमित थी, इसकी वजह से बाबा साहब हारे। इसकी वजह से उन्होंने जो रिपब्लिकन पार्टी बनाई, जी, जिसमें कि और भी जातियों को, सब लोगों को शामिल किया जा सके। अब मायावती को खुद चाहिए या मायावती के सहयोगियों को चाहिए कि वो इस प्रकार की राजनीति डेवलप करे, इस प्रकार की लीडरशिप डेवलप करे, जिसके ऊपर सभी लोगों का, जैसे काशीराम जी को वो सब लोगों का विश्वास आ गया था। जैसे काशीराम जी ने कई लोग बनाए नए, जी हाँ, बड़ी बड़ी अति पिछड़ी, अति दलित जातियों से, वो क्या अभी वो लगता है रुक गया मामला?
कि फ्यूचर जनरेशन की, बिल्कुल। अब मैं आपको एग्जांपल बता जब भारत की आबादी जो है वो कम से कम 40% से ज़्यादा वो युवा है, बिल्कुल। अब उस युवा आबादी को हम क्या दे पा रहे हैं ये। अभी नहीं, अभी तो कुछ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन देना चाहिए, देना चाहिए, वो ज़रूरी है। जी। इसलिए लीडरशिप में जो है परिवर्तन करना पड़ेगा। अच्छा, लीडरशिप में परिवर्तन इसलिए नहीं हो सकता, देखिए राजनीति में आदमी की क्वालिटी चलती है, उसकी योग्यता चलती है, लीडरशिप की क्वालिटीज होनी चाहिए। अब हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो लीडर हैं, उन्होंने अपने भाई को तो बना दिया, उससे क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं, मेरे उपाध्यक्ष बना दिया, मेरे हाथ में सत्ता इनके हाथ में होगी। और उनका जो भतीजा है वो लंदन से आया है, सो कॉल्ड MBA कर उसको भी उससे। अब इस प्रकार की लीडरशिप डेवलप करनी है जी। जिससे कि योग्य आदमी आए, ऐसा आदमी आए जिसके ऊपर जनता को विश्वास हो। अगर जनता को विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। देखिए लीडर की पोजीशन बिल्कुल पानी की मछली की तरह होती है ना। जी जी। जनता जब सोचे कि ये हमारा आदमी है ना, जैसे बाबा साहब के ऊपर जो है सब लोग कुर्बान थे, बिल्कुल है ना, काशीराम जी के ऊपर सब आस्था रखते हैं, है ना। अब इस प्रकार की ये इन लोगों का ये था ना कि ये अपने आप में वैचारिक तौर पे भी निष्ठ थे और पूरा समाज को उन्होंने समर्पित कर दिया, और क्या, और तो समाज का भरोसा भी था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी जब तक लीडरशिप नहीं पैदा होगी और ऐसे लोग आजकल ऐसी पार्टी बन गई कि ऐसे लोगों को आगे नहीं आने देते। जी जी जी। आगे आने की कोशिश की, चलो निकाल दो पार्टी से। जी जी। पर ऐसी मैं कहना चाहता हूँ कि आप जैसे लोगों की भूमिका बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो है आज को लगता है कि बहुजन समाज और देश के सारे समाजों के ऊपर बहुजन समाज को जो है वो सबका नेतृत्व करना है। अब मैं आपको किस्सा बताता हूँ। मैं डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का EC का मेंबर था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, जो बहुत बड़ी पावर होती है। जी जी। और गवर्नर का नॉमिनी था। उस जमाने में जो वाइस चांसलर था उसका टर्म पूरा हो रहा था। एक आदमी ने जाकर के कहा कि बहन जी डॉक्टर धर्मकीर्ति हाईली क्वालिफाइड आदमी, उन्हें VC बना दीजिए जिससे कि कम से कम जाटों का भला हो। अच्छा। तो कहा, खबरदार उस आदमी का नाम लिया। तो अच्छा, खबरदार उस आदमी का नाम लिया। उन्हें क्यों, क्या बात है, वो मेरे काम नहीं करेगा, वो इतना सिद्धांत वाला आदमी है, वो मेरे काम नहीं करेगा। अच्छा। उस आदमी ने मुझसे आके दिल्ली में कहा कि साहब मैं ऐसे बात हुई मेरी, मैंने तुमसे कब कहा तुम जाओ वहाँ पर। वो तो ये सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें सिखा करके भेजा है कि मुझे वाइस चांसलर बनाए। तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल। जबकि वाइस चांसलर के सूरज नान जी ने मुझसे कहा 3 यूनिवर्सिटी खाली पड़ी है मेरे पास। अच्छा। आगरा, मेरठ और झांसी, इसमें से किस में जाना चाहते मैं आपको वाइस चांसलर बना दूँ। मैंने कहा कि मैं किसी में नहीं जाना चाहता। कि क्यों? मैंने इसलिए नहीं जाना चाहता कि एक बार मैं EC की मीटिंग में जा रहा था तो 20-25 लड़के खड़े होकर के वाइस चांसलर को ऐसी गालियाँ दे रहे थे कि जो रिक्शे वाले देते, अगर कोई मुझसे गाली दे जाए तो मार मार के बुरता बना दूंगा। जी जी जी। समझे। तो ये कहने लगे वो कि ये बता रहा हूँ कि लोग जो है एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, क्वालिटी नहीं देखते हैं, है ना। बहुत जरूरी है कि जो बहुजन समाज का नेतृत्व है, एक तो कैसे सबका नेतृत्व करे, उसके लिए और लोगों को भी लाने की जरूरत है, लेकिन वो वैचारिक स्तर पे हो। जैसे जो अम्बेडकरवादी मिशन से जुड़े या बुद्ध के मिशन से जुड़े या जिनका यकीन भारतीय संविधान में हो और उसकी व्यवस्था में हो, और उसके साथ साथ जो लोग जैसे डॉक्टर धर्म कीर्ति जी हैं, वैसे लोगों को सुनने के लिए भी तैयार हों। ऐसे लोग हमेशा हर समाज के लिए बहुत उपयोगी हैं, जो खरी खरी सामने बोल सकें। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता हर समाज को बहुत ज़रूरी होती है, जो समय पे सभी के सामने अपना सर ऊंचा करके और खुल करके अपनी बात को रख सकें। और डॉक्टर धर्म कीर्ति ने आज जो बातें बोली हैं वो हमारे देश के सभी समाजों के लिए और ख़ास करके बौद्धिकता में यकीन करने वाले अम्बेडकरवादी समाज के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपने साथ में ऐसे लोगों की बातों को सुनने का साहस रख सकें, जो लोग उनके सामने बातें रख सकें, क्योंकि वो जनता के हित में है, समाज के हित में है। और भारत को एक प्रबुद्ध राष्ट्र, प्रबुद्ध राज्य बनाने का जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, उसके हित में भी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब भी कभी इस प्रकार की चर्चाएं होंगी तो प्रबुद्ध लोगों की, ऐसे लोगों की बातों को सुनने की शक्ति और ताकत भी हमारे पास में होनी चाहिए, जो हमारे सामने खरी खरी बोल सके। कबीर ने खरी खरी बोली, बुद्ध ने भी खरी खरी बोला है, इसलिए जो है बाबा साहब ने भी बहुत खरी खरी बोली है, क्योंकि उनके अंदर जो थी ईमानदारी थी, बौद्धिक ईमानदारी थी, और उन्होंने किसी सत्ता के सामने अपना सर नहीं झुकाया, ना सत्ता के साथ कभी समझौता किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। जय हिंद, नमो बुद्धाय।